नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो इस लेक्चर से हम आपके सीए फाइनल कोर्स का पेपर 3 एडवांस ऑडिटिंग एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एक्सेस का न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस न्यू बैच के रिगार्डिंग कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये जो अपना न्यू बैच होने वाले कौन से अटैम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होगा। तो देखो, अगर आपके एग्जाम में 26 में है, सेप्टेम्बर 26 में है, जैन 27 में है, तो जो हमारा न्यू बैच होने वाला है, तो हमारा जो न्यू बैच होने वाला है वो एज पर ICAI लेटेस्ट स्टडी मैट फुल्ली अपडेटेड होने वाला है। अब किसी स्टूडेंट के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर, अगर हम जैन 27 के बाद के अटैम्प्ट के लिए बैच रेफ़र करना चाहते हैं तो क्या हम रेफ़र कर सकते हैं क्या? तो आप आराम से क्या कर सकते हो, अगर आपके एग्जाम जैन 27 एग्जाम के बाद भी हैं, आपका अटैम्प्ट बाद में है, तो भी आप क्या कर सकते हो, इस बैच को आराम से रेफ़र कर सकते हो। तब आपके मन में एक डाउट आया होगा कि सर, जैन 27 एग्जाम के बाद जो भी ICAI के स्टडी मैट में चेंजेस होंगे उनके लिए हम क्या करेंगे। तो उनकी आप टेंशन मत लो। अगर कोई भी चेंजेस होंगे, वैसे भी देखो ऑडिट में बहुत ना के बराबर चेंजेस होते हैं, अगर लेकिन कोई चेंजेस भी होंगे तो वो चेंजेस आपको अलग से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो अगर आपके एग्जाम जैन 27 के बाद भी हैं तो भी आप क्या कर सकते हो, इस बैच को आराम से रेफर कर सकते हो। अब देखो, आपको लेक्चर्स के साथ कौन कौन से मटेरियल रेफर करने हैं कि भाई आप क्लास तो देखोगे ही, लेकिन आपको मटेरियल कौन से फॉलो करने हैं। तो आपको क्लास के साथ साथ कंसेप्ट बुक और क्वेश्चन बैंक की हार्ड कॉपी मिलेगी, आपको कंसेप्ट बुक की और क्वेश्चन बैंक की। अभी जो कंसेप्ट बुक होने वाली है, इसमें क्या होने वाला है, कंसेप्ट बुक में अपने सारे कंसेप्ट्स कवर रहेंगे, स्टडी मैट के सारे कंसेप्ट्स इसमें कवर होंगे। और इसमें स्पेशल बातें क्या क्या रहेंगी अपनी कंसेप्ट बुक में। एक तो क्या होगा, इसमें जो भी कीवर्ड्स होंगे ना उनको हाईलाइट किया जाएगा। इसमें क्या, कंसेप्ट बुक में सारे के सारे कीवर्ड्स आपको हाईलाइट मिलेंगे। तो आपको क्या करना होता है, ऑडिट के अंदर ऑडिट को रटना होता है, लैंग्वेज को, ऑडिट की लैंग्वेज को आपको रटना होता है। तो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, कौन सी लैंग्वेज जो आपको रटनी है, तो वो हमने क्या कर दिया इस कंसेप्ट बुक में ऑलरेडी पहले क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया है। आपको बस उन्हीं को रटना होगा और बाकी जो भी वर्ड्स होंगे उनको आपको बस रीड करना होगा। तो एक तो ये स्पेशल बात रहेगी। और दूसरी स्पेशल बात क्या होगी अपनी इस कंसेप्ट बुक में, दूसरी स्पेशल बात ये होगी कि इसमें जो भी कंसेप्ट्स होंगे ना उनको एक सीक्वेंस में लगाया गया है। जैसे ICAI ने क्या कर रखा है, ICAI ने अपनी स्टडी मैट में जो भी कंसेप्ट्स हैं, कोई भी अगर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो कंसेप्ट्स को सीक्वेंस में नहीं लगा रखा। ICAI ने क्या कर रखा है, मान लो कोई ऐसा कंसेप्ट है जो शुरू में आना चाहिए, उसको तो या तो मिड में डाल रखा है, बीच में डाल रखा है, एकदम लास्ट में डाल रखा है। लेकिन मैंने क्या कर दिया है, अपनी कंसेप्ट बुक में ICAI के सभी टॉपिक्स को एक सीक्वेंस में लगा दिया है, जिससे आप क्या कर पाओगे, एकदम समझ के स्टडी कर पाओगे कि पहले क्या करेंगे हम, उसके बाद क्या होगा, फिर लास्ट में क्या होगा। इससे आपको क्या होगा, जब आप कंसेप्ट बुक पढ़ोगे तो आपको सब एकदम अच्छे से समझ आएगा। तो ये हो गई कंसेप्ट बुक की बात। अब देखो क्वेश्चन बैंक में क्या होगा, क्वेश्चन बैंक में फुल कवरेज होगी। ICAI के जितने भी क्वेश्चन हैं ना सारे के सारे कवर हैं। मतलब ICAI की स्टडी मैट भी कवर है, MTP भी कवर है, RTP के सारे क्वेश्चन कवर है, और पास्ट पेपर्स जितने भी ICAI के एग्जाम के पेपर्स हैं, पास्ट पेपर्स हैं, वो भी क्या है अपने क्वेश्चन बैंक में सारे के सारे कवर हैं। और क्वेश्चन बैंक में और क्या किया गया स्पेशल, क्वेश्चन बैंक में टॉपिक वाइज बाइफर्केशन किया गया क्वेश्चन का। टॉपिक वाइज बाइफर्केशन इसका मतलब क्या है, मतलब आपको अपनी कंसेप्ट बुक में जिस सीक्वेंस में टॉपिक मिलेंगे ना, जिस सीक्वेंस में टॉपिक, उसी सीक्वेंस में क्या मिलेंगे आपको, क्वेश्चंस मिलेंगे। उसी सीक्वेंस में आपको अपने क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन भी मिलेंगे। और एक चीज़ और एक्स्ट्रा करी गई है कि टॉपिक वाइज तो बाइफर्केशन किया ही गया है, साथ ही साथ उनको कैसे अरेंज किया गया है, अरेंज्ड इन ईजी टू हार्ड ऑर्डर। कि अगर मान लो कोई टॉपिक के क्वेश्चन आए तो उसमें भी सबसे पहले ईजी आएगा, फिर उससे हार्ड, फिर उससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन। इस तरह से अरेंज किया गया क्वेश्चन को। और देखो, और स्पेशल क्या किया गया है क्वेश्चन में, जो अपना क्वेश्चन बैंक होगा उसमें और एक स्पेशल चीज़ करी गई है। क्या किया गया उसमें जो आंसर्स होंगे ना, वहाँ पे आंसर में काम की बातों को बोल्ड कर दिया गया है। उनको क्या कर दिया गया है, बोल्ड कर दिया गया है। क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है ना तो कोई 40 लाइन्स का होता है, कोई 50 लाइन्स का। लेकिन जब अपना क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में तो 5 मार्क्स का आता है, और सभी 50 लाइन्स के मार्क्स एलोकेट नहीं करता ICAI। उसमें से क्या करता है, मान लो कोई 50 लाइन्स का मान लो आंसर डाला ICAI ने अपने सजेस्टेड आंसर में 50 लाइन्स का, और मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितने का है बताओ, 5 नंबर का मान लो क्वेश्चन आया। तो ये जो 50 लाइन्स है ना, सभी लाइन के नंबर नहीं होंगे, इसमें से मान लो मैक्सिमम 10 लाइन्स के, बस 10 से 12 लाइन्स के नंबर होंगे। तो वो 12 लाइन्स जो एकदम काम की है उनको मैंने क्या कर दिया है, क्वेश्चन बैंक में बोल्ड भी कर दिया है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो ये भी एक स्पेशल चीज कर दी गई है। तो ये मैंने आपको कंसेप्ट बुक और क्वेश्चन बैंक की रिगार्डिंग बता दिया। अब देखो क्लास स्टडी पैटर्न अपना क्या रहेगा, कि अपन क्लास में कैसे अपन पढ़ाएंगे, ऑडिट क्या रहेगा उसमें। तो देखो, जब क्लास कराऊंगा ना मैं, तो अपनी कंसेप्ट बुक तो आपके पास रहेगी, लेकिन फिर भी मैं क्या करवाऊंगा, आपको सारे टॉपिक्स लिखवा करके समझाऊंगा। क्लास में सारे टॉपिक्स लिखवा करके समझाऊंगा, और एग्जाम्पल ले करके, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले करके समझाऊंगा। और उसमें क्या होगी, उसमें 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी दी जाएगी आपको। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि भाई लिखवा के समझा रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ तो बस इंग्लिश को हिंदी कर दिया,
ये काम नहीं चलेगा यहाँ पे, ये काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि इंग्लिश को हिंदी किया जा रहा है, नहीं, पूरा समझाया जाएगा, एक एक टॉपिक आपको लॉजिक उसका बताया जाएगा, हर टॉपिक का, कोई भी टॉपिक क्यों ना हो, सभी टॉपिक का आपको फुल लॉजिक बताया जाएगा, 100% लॉजिक बताया जाएगा, आपको कभी दिक्कत ही नहीं होगी ऑडिट में, चाहे कितनी हार्ड लैंग्वेज क्यों ना हो, आईसीआई की कितनी भी हार्ड लैंग्वेज क्यों ना हो, उसको पूरे लॉजिक के साथ बताया जाएगा, और वो भी आईसीआई की लैंग्वेज को। ऐसे नहीं कि आईसीआई की लैंग्वेज तो कुछ और लिखी हुई है और मैं आपको गा रहा हूँ मैंने कोई दूसरी जगह की, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आईसीआई ने जो लैंग्वेज लिखी है मैं उसी को आपको डिटेल में समझाऊंगा, एकदम उसको डिटेल में समझाऊंगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगी अपनी क्लास में, 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी, और सब कुछ लिख करके मैं आपको लिखवा करके समझाऊंगा। तो आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, कंसेप्ट्स के लिए, सिर्फ कंसेप्ट्स के लिए क्या कर सकते हो, एक रजिस्टर मेंटेन करना चाहते हो, एक रजिस्टर मेंटेन कर सकते हो, 200 से 250 पेजेस का एक रजिस्टर मेंटेन आप कर सकते हो, 250 पेजेस के राउंड। और लेकिन बस इसमें एक ध्यान रखना, अगर आप रजिस्टर मेंटेन करते हो और सारी बातें लिखते हो जो भी मैं आपको क्लास में लिखवाऊंगा, तो ऐसा नहीं कि आप उसी से याद करो, आपको याद कभी भी उससे नहीं करना। आपको याद तो कहाँ से करनी है ऑडिट, याद तो आपको हमेशा अपनी कंसेप्ट बुक से ही करनी है, कंसेप्ट बुक से ही करनी है, कभी भी याद आपको रजिस्टर से नहीं करना। तो आप बोले कि सर फिर रजिस्टर काम किस में आएगा हमारे, कि अगर हम रजिस्टर बना भी लेते हैं, उसमें सारे कंसेप्ट नोट डाउन कर भी लेते हैं, जो आप लिखवाओगे हमें या एग्जाम्पल्स लिखवाओगे, तो रजिस्टर आपको बस यूज़ करना है फिर समझने के लिए, ओनली समझने के लिए यूज़ करना है, कभी भी याद करने के लिए आपको यूज़ करना ही नहीं है, ये ध्यान रखना बस। अब देखो क्वेश्चंस का क्या रहेगा अपनी क्लास में, कि क्या ऐसा होगा कि मैं क्या करूंगा, कंसेप्ट तो सारे समझा दूंगा आपको लिखवा करके और क्वेश्चंस करवाऊंगा ही नहीं, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सारे के सारे क्वेश्चंस क्लास में सोल्व होंगे, जितने भी क्वेश्चन है ना क्वेश्चन बैंक में, सारे के सारे ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा और सारे के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, कोई भी क्वेश्चन होमवर्क में नहीं दिया जाएगा आपको। और स्पेशल और क्या करूंगा, ऐसे नहीं कि भाई मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो क्वेश्चन करवाने स्टूडेंट को चलो हवा में करवा देता हूँ, बेवकूफ़ बना देता हूँ, तो ऐसा भी नहीं होगा। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना, आपको एक एक बात बताऊंगा स्पेशल, एक एक बात, कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो एकदम ईजी है, जो आपको बस एक बार ही देखना है, बाद में कभी देखना ही नहीं है, कि अभी आप ऑडिट के 3 से 4 रिवीजन करोगे तो कभी नहीं देखना, वो मैं आपको बताऊंगा। जो एकदम हार्ड क्वेश्चंस होंगे, एकदम हार्ड क्वेश्चंस, उनको एकदम डिटेल में समझाऊंगा, एकदम डिटेल में, कि आईसीआई ने जो आंसर लिखा, कि आईसीआई ने वही आंसर क्यों लिखा, दूसरा आंसर क्यों नहीं लिखा, वो सारी बातें बताऊंगा। और आंसर में कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपको हाईलाइट करना चाहिए, जो आप बाद में भूल जाओगे अगर आप बिना देखे चले गए एग्जाम में, तो वो हाईलाइट भी करवाऊंगा, ये सारी चीज़ें भी करवाऊंगा। और अगर मान लो क्वेश्चन बैंक में कोई ऐसा क्वेश्चन हुआ जो हार्ड है लेकिन वो एकदम फालतू क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांस नहीं है, वो सारी बातें बताऊंगा, कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा ओनली रीड कैटेगरी का, मतलब एग्जाम में आने के चांस ही नहीं है, वो सारी बातें बताऊंगा। इतनी सारी डिटेल में आपको मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, एकदम डिटेल में होंगे क्वेश्चंस भी, एकदम डिटेल में होंगे, वो भी सारे क्वेश्चंस। अब देखो कई बार स्टूडेंट को क्या लगता है कि सर ऑडिट में तो क्वेश्चन करने की नीड ही क्या है, ऑडिट तो क्या है थ्योरी सब्जेक्ट, तो हम तो क्या करेंगे, कंसेप्ट बुक पढ़ जाएंगे, क्वेश्चन से मतलब है कि आप इतनी डिटेल में क्यों करवा रहे हो, कि आप अपनी क्लास में क्वेश्चन पे इतना ध्यान क्यों दोगे, आप इतनी डिटेल में क्यों करवाओगे, क्वेश्चन का तो मतलब ही नहीं है, भी जो ऑडिट सब्जेक्ट है थ्योरी सब्जेक्ट है। तो ऐसा नहीं होता। क्या होता है जब स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑडिट के अंदर ओनली थ्योरी कंसेप्ट बुक पढ़ जाते हैं और क्वेश्चन नहीं करते ना, तो क्या होता है कभी कभी एग्जाम में कोई इतना खतरनाक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर, कि वो उस क्वेश्चन में स्टूडेंट को लगता है कि हमारे तो 5 में से 5 नंबर आएंगे, लेकिन एक्चुअल में उनको नंबर मिलते हैं ओनली 2 नंबर। क्यों? क्योंकि उसमें ना ऐसी कुछ एक्स्ट्रा बातें भी लिखते हैं जो कि स्टूडेंट को पता ही नहीं होती हमें लिखना क्या क्या है। और कई बार तो ऐसा होता है कि इतना खतरनाक क्वेश्चन आता है कि स्टूडेंट यही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आया है, ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। इस कारण से क्वेश्चन बैंक देखना भी बहुत जरूरी होता है, इस कारण से, इसलिए क्वेश्चन बैंक देखना भी बहुत जरूरी होता है। इस कारण से मैं क्या करवाता हूँ, अपनी क्लास में जितने भी अपने लेक्चर्स होंगे सारे क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में करवाता हूँ, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए क्वेश्चन बैंक करने में। अब देखो रिवीजन का क्या रहेगा, जो अपनी क्लास होगी ना उसमें जैसे ही लेक्चर होगा तो मैं हर लेक्चर के एंड में क्या करूँगा, उसका पूरा डिटेल में वापस से रिवीजन करवाऊंगा, उस चीज़ को वापस से रिवाइज करवाऊंगा आपको। और नेक्स्ट लेक्चर में भी वो क्या होगा, स्टार्टिंग में जो भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा उसको भी मैं आपको वापस से रिवाइज करवा दूंगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, तो मेरा था कि मैं क्या करवाऊंगा, आपको क्या करना है, आपको भी क्या करना रहेगा, जैसे ही लेक्चर हो जाए ना तो आपको भी क्या करना है, कम से कम 15 मिनट दे करके सेल्फ रिवीजन करना है, 15 मिनट दे करके। अब आप बोलोगे क्या सर 15 मिनट में हमें ऑडिट याद हो जाएगी क्या, जो भी आप एक लेक्चर में पढ़ाओगे क्या 15 मिनट में याद हो जाएगा क्या? तो देखो कभी कभी तो सिर्फ इतना ही कंटेंट होगा कि आपको 15 मिनट में याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने 15 मिनट ही क्यों बोला, क्योंकि क्लास के साथ तो आपको क्या करना है, एक बार सेल्फ रिवीजन करना है, यहाँ पे रटने की कोशिश नहीं करनी, यहाँ पे तो बस 15 मिनट देखे के सेल्फ रिवीजन करना है, क्या मुझे सब समझ आया ना, और मुझे कौन कौन से पॉइंट्स याद करने चाहिए वो आपको छाटने हैं। क्वेश्चन बैंक में मेरे को कौन कौन से क्वेश्चन है जो मुझे कभी नहीं देखने, ये सब आपको खुद को भी छाटना रहता है। एक बार तो मैं बता देता हूँ क्लास में, और फिर आपको एक बार खुद को भी सेल्फ रिवीजन करना रहता है 15 मिनट। तो ये था सेल्फ रिवीजन क्लास के साथ। बाद में जो आप रिवीजन करोगे वो तो अलग होंगे ही,
भाई बाद में जो आप रिवीजन करोगे, फर्स्ट रिवीजन ऑडिट का, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, उसमें तो आपको रटना होगा, वो तो आपको अलग से करनी है। तो देखो फिर क्या होगा, और आपको क्या किया जाएगा, यूट्यूब पर डिटेल में रिवीजन वीडियोज भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे सभी चैप्टर्स के यूट्यूब पर आपको डिटेल रिवीजन वीडियो भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप क्लास कंप्लीट कर लोगे ना, बाद में जब आप ऑडिट को याद करने स्टार्ट करोगे तो ऐसा जरूर होगा आपके साथ कि आप कुछ ना कुछ टॉपिक्स जरूर भूल जाओगे कि ये टॉपिक क्या था, इसमें क्या समझाया था सर ने। तो उससे क्या होगा, आप रिवीजन वीडियो देख करके उस टॉपिक को वापस से समझ सकते हो। और देखो क्लास के साथ आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा एक, तो जब आपका ऑडिट का एक रिवीजन हो जाए तो वो आप क्या कर सकते हो, उस मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अब डाउट के रिगार्डिंग क्या रहेगा कि डाउट सपोर्ट और गाइडेंस, डाउट सॉल्विंग कैसे रहेगी। तो क्लास के साथ आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा, तो आप क्या कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और जैसे आप मुझे मैसेज करोगे तो आपको विद इन 1 डे के अंदर अंदर आपको क्या मिल जाएगा, उसका रिप्लाई मिल जाएगा आपको। और अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हो तो आपको मुझे क्या करना होगा, व्हाट्सअप पे टेलीग्राम पे मैसेज करना होगा कॉल के लिए, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। और आपको क्लास के साथ जैसे आप क्लास लेते हो तो आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिलेगा, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का लिंक, ये आपको कहाँ मिलेगा, आपकी मेल पे मिल जाएगा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का लिंक। तो इसको आपको जरूर ज्वाइन करना है। ऑडिट के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स वगैरह होंगी इस चैनल पे आपको मिलेंगी। और अगर कोई गाइडेंस सेशन वगैरह भी होता है, गाइडेंस सेशन वगैरह, तो वो भी उसका लिंक भी यहीं पर ही आएगा, आपके प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर ही आएगा। अब देखो ऑडिट का सिलेबस क्या रहने वाला है, पेपर पैटर्न कैसा रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सिलेबस क्या रहेगा अपना, तो देखो अपने ऑडिट में क्या है, एक तो अपने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग, इनका जो वेटेज होता है ना अपना, जो 118 मार्क्स का जो पेपर आता है उसमें अराउंड 50 मार्क्स का, कितने का, 50 मार्क्स का वेटेज रहता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का। एमसीक्यू और डेस्क्रिप्टिव दोनों मिला करके 50 मार्क्स का वेटेज रहता है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने रिपोर्टिंग भी लिखा है, इसका क्या मतलब है? तो देखो एक अपना चैप्टर है रिपोर्टिंग, ये भी क्या है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से रिलेटेड ही एक चैप्टर है। अपने जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है ना, इनसे रिलेटेड ही क्या है, एक चैप्टर है। तो इन सबको मिला करके कितना वेटेज आएगा, 50 मार्क्स का। फिर देखो जो अदर स्टैंडर्ड्स होंगे, अदर स्टैंडर्ड्स SAE, SRE, SRS। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, SAE, SRE, SRS, तो ये मैं आपको इसी बेसिक लेक्चर में आपको समझा दूंगा अभी थोड़ी देर में। ये होते क्या है, इनका वेटेज कितना रहता है, 10 to 15 मार्क्स का। और एक अपना बहुत बड़ा चैप्टर है क्या, प्रोफेशनल एथिक्स का, इस अकेले चैप्टर का वेटेज कितना रहता है, 20 से 25 मार्क्स का। फिर अपने जो अदर स्मॉल चैप्टर्स हैं, कई सारे चैप्टर हैं अपने सब्जेक्ट में, कई सारे चैप्टर्स हैं, जैसे ग्रुप ऑडिट, PSC ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, SDG, SG, बैंक ऑडिट, NBFC ऑडिट, ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं। उन सभी का कितना रहता है वेटेज, 35 मार्क्स का टोटल। तो इस तरह से क्या अपना सिलेबस रहता है पूरा ऑडिट का। अब पेपर पैटर्न कैसा रहता है, तो देखो ऑडिट में 30 मार्क्स के आपको MCQ मिलते हैं, और 88 मार्क्स का क्या आता है, डेस्क्रिप्टिव पेपर आता है आपका, डेस्क्रिप्टिव वाला आपका पेपर आता है। तो 30 मार्क्स के जो MCQ आते हैं, कितने MCQ आते हैं, ये 15 MCQ मिलते हैं आपको। कितने, 15 MCQ के क्वेश्चन मिलते हैं। तो हर MCQ कितने का होता है बताओ, एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। सभी MCQ कितने के होंगे, 2 नंबर के होंगे। और कभी भी यहाँ पे MCQ में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, कोई भी आपके यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। फिर अपना जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है डेस्क्रिप्टिव पार्ट, जो कितने का आता है, टोटल 88 मार्क्स का आता है, जिसमें से आपको आउट ऑफ 88 मार्क्स 70 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना होता है। आउट ऑफ 88 70 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो इसमें देखो आपको आपकी जो सेकंड पार्ट है इसमें टोटल कितने क्वेश्चन मिलेंगे, टोटल आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा ना, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या होगा, ये आएगा कितने का, 14 मार्क्स का आएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, आपको 14 नंबर का मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन होगा कंपलसरी होगा, आपको कंपलसरी इसको अटेम्प्ट करना ही करना होगा। और इस क्वेश्चन में आपको 3 सब पार्ट मिलेंगे। भाई 14 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे नहीं कि बस एक क्वेश्चन होगा वही 14 का होगा, नहीं, इस क्वेश्चन वन में आपको 3 सब पार्ट मिलेंगे। मतलब फर्स्ट का A, फर्स्ट का B, फर्स्ट का C। तो देखो जो फर्स्ट का A होगा वो 5 का होगा, जो फर्स्ट का B होगा वो भी 5 नंबर का होगा, और जो फर्स्ट का C होगा वो होगा 4 नंबर का। इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये होगा फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसके अलावा बताओ कितने क्वेश्चन बच गए, टोटल कितने आते हैं, 6 क्वेश्चन आते हैं। टोटल कितने बच गए, 5 बच गए। तो रिमेनिंग 5 में से आपको क्या करने रहेंगे, एनी 4 अटैम्प्ट करने रहेंगे। कोई भी 4 आप कर सकते हो, कोई भी 4 आपको अटैम्प्ट करने रहेंगे। और ये जो सारे क्वेश्चन होंगे रिमेनिंग 5 क्वेश्चन होंगे, ये भी क्या होंगे, ये भी सारे क्वेश्चन 14 मार्क्स के होंगे। और इनमें भी वही 3 सब पार्ट होंगे कि जैसे मान लो सेकंड का A, सेकंड का B, सेकंड का C, ऐसे थर्ड का A, B, C, इस तरह से होगा। देखो 5, 5, 4, इनका वेटेज भी इस तरह से रहेगा, इनका वेटेज भी ऐसे रहेगा। 5 मार्क का, B वाला पार्ट 5 मार्क का, और C वाला पार्ट 4 मार्क का। अब यहाँ पे एक स्पेशल चीज होगी, जो क्वेश्चन 6 आएगा ना अपना, क्वेश्चन 6, उसमें भी कितने पार्ट मिलेंगे आपको, A, B और C। पहला कितने का, वही 5, B भी 5 और C भी 5, C होगा 4 का। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल चीज होगी। स्पेशल बात क्या होगी यहाँ पे,
जो क्वेश्चन 6 होगा ना, क्वेश्चन 6 होगा, यहाँ पे आपको एक अल्टरनेट ऑप्शन मिलेगा। कोई भी एक क्वेश्चन में, कोई भी एक क्वेश्चन में जनरली मिलता है सी पार्ट में, नहीं तो कोई भी एक क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, अल्टरनेट ऑप्शन मिलेगा, अल्टरनेट ऑप्शन। तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक उनमें से एक क्वेश्चन आप सिलेक्ट करके उसको क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। ये होता है क्वेश्चन 6 में एक फ़ायदा, मतलब आपको 3 की जगह 4 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से आपको 3 करने रहेंगे। तो इस तरह से होगा। तो मैंने आपको पूरा पेपर पैटर्न भी बता दिया। एक स्पेशल बात और बता देता हूँ कि जो अपने लेक्चर्स होंगे ना, जैसे जैसे हम कोई भी चैप्टर कंप्लीट करते रहेंगे, मैं आपको उसकी पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा। ऐसे नहीं कि भी समझा दिया मेरा काम कंप्लीट। क्यों, आपको तो ऑडिट में क्या करना होता है, याद करना होता है, याद भी करना होता है, लैंग्वेज को रटना होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को लैंग्वेज रटने में दिक्कत आती है, लैंग्वेज रटने में दिक्कत आती है। तो मैं आपको हर लेक्चर में, हर चैप्टर के साथ साथ उसकी स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि आपको कौन सा चैप्टर कैसे याद करना है, कैसे कौन से टॉपिक को कैसे याद करना है। हर एक टॉपिक का बताऊंगा, ऐसे नहीं पूरे चैप्टर का ही बता दिया, हर एक टॉपिक का, किस सारे टॉपिक को कैसे याद करना है, इस टॉपिक को कैसे याद करना है, सारी चीज़ें बताऊंगा। हर टॉपिक में निमोनिक्स बनवाऊंगा आपको, ताकि आपको आराम से याद हो। ये सारी चीज़ें भी होंगी इसलिए अपने जो लेक्चर्स होंगे, इस बैच होगा। तो यानी आपको इस बैच में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप ये बैच लेते हो तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। आपके फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। कैसे, आपको पूरी ऑडिट एकदम समझ आएगी, आपको 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी, वो फ़ायदा। आपको पूरा बताया जाएगा कि कैसे याद करना है, किस चीज़ को याद करना है, किस चीज़ को याद नहीं करना। अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आपको कितने पॉइंट याद करने हैं, अगर आप इंटेलिजेंट नहीं हो तो कहाँ पर आप कम पॉइंट याद कर सकते हो, सारी बातें बताई जाएंगी। तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो मैंने आपको पूरा बेसिक बता दिया, न्यू बैच की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अब देखो, अब सुनो आप ध्यान से। देखो, वैसे तो आपने ऑडिट सीए इंटर में भी पढ़ रखी है और आपने आर्टिकलशिप में भी ऑडिट कर रखी होगी, लेकिन जब मैं आपको ऑडिट पढ़ाऊंगा ना, मैं ये मान के आपको ऑडिट पढ़ाऊंगा कि आपको ऑडिट की जीरो नॉलेज है। मैं आपको ये मान के ऑडिट पढ़ाने वाला हूँ कि आपको ऑडिट की क्या है, जीरो नॉलेज है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। तो देखो, जैसे ही क्या करते हो आप, जैसे ही आप अपने सीए फाइनल के एग्जाम क्लियर करोगे, जैसे आप अपने सीए फाइनल के एग्जाम क्लियर करोगे, आप क्या बन जाओगे, आईसीए के मेंबर बन जाओगे, इंस्टीट्यूट के मेंबर बन जाओगे। और जैसे ही आप इंस्टीट्यूट के मेंबर बनते हो ना, जैसे ही आप इंस्टीट्यूट के मेंबर बनते हो तो आप पे क्या लग जाता है, तो आप पे लग जाता है अपना सीए एक्ट। आप पे क्या लग जाता है, सीए एक्ट। तो जैसे ही आप आईसीए के मेंबर बनोगे, एग्जाम पास करके, आप पे क्या लग जाएगा, सीए एक्ट लग जाएगा। अब इस एक्ट में जो भी एथिकल प्रिंसिपल्स बता रखे हैं, उस अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, उस अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। जैसे ही हम क्या बन जाते हैं, आईसीए के मेंबर बन जाते हैं, सीए बन जाते हैं, तो हम पे सीए एक्ट लग जाता है। और इस एक्ट में जो भी एथिकल प्रिंसिपल्स बता रखे हैं, उस एक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ता है, उन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ता है। अब आप बोलोगे सर ये कौन से प्रिंसिपल्स है जिनको हमें फॉलो करना होता है, तो ये प्रिंसिपल्स एक हमारे सेपरेट चैप्टर कौन सा, प्रोफेशनल एथिक्स वाला, उसमें हम डिटेल में देखेंगे कि कौन से प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने होते हैं। तो देखो, जैसे आप क्या बन जाओगे, सीए एक्ट के अकॉर्डिंग क्या बन जाओगे आप, सीए बन जाओगे, या फिर मेंबर ऑफ आईसीए ही बोल दूं मैं, मेंबर ऑफ आईसीए बन जाओगे आप, इंस्टीट्यूट के मेंबर। तो आप क्या क्या कर सकते हो भाई, आप सीए तो बन जाओगे, लेकिन आप क्या क्या कर सकते हो सीए बनने के बाद। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप सीए बनने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, आप बोलोगे सर हम क्या कर सकते हैं, हम सीए बनने के बाद हम या तो जॉब कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम अपना खुद का ऑफिस खोल सकते हैं, खुद का ऑफिस खोल सकते हैं, जिसको हम सीए फर्म बोलते हैं। भाई हम हमारी क्या कर सकते हैं, खुद की सीए फर्म खोल सकते हैं। या फिर आप एक काम और कर सकते हो सीए बनने के बाद, क्या, अदर काम। अदर काम मतलब ना ही तो आप जॉब कर रहे सीए बनने के बाद, ना ही आप अपनी सीए फर्म खोलते। आप क्या कर सकते हो, अपना खुद का फैमिली बिजनेस कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल लूँ, आप क्या कर सकते हो, खुद का फैमिली बिजनेस कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, फर्दर स्टडी कर सकते हो। तो आप कुछ भी काम कर सकते हो। तो सीए बनने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, या तो आप जॉब कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, खुद की सीए फर्म खोल सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, कोई अदर काम भी आप कर सकते हो सीए बनने के बाद। जैसे आप अपना फैमिली बिजनेस चला सकते हो, आप और आगे आपको पढ़ाई करनी है, आप वो भी कर सकते हो। तो देखो, जो अपना ये सब्जेक्ट होगा ना, ऑडिट सब्जेक्ट, ये जो अदर काम है इनकी बात बिल्कुल भी नहीं करेगा कि आप सीए बन गए, आप क्या बन गए, सीए बन गए, उसके बाद आप क्या चलाने जा रहे हो, आप अपना फैमिली बिजनेस चलाने जा रहे हो। तो आपको अपना फैमिली बिजनेस कैसे चलाना है, ये जो अपना ऑडिट सब्जेक्ट होने वाला है, बिल्कुल भी आपको नहीं बताएगा। ऑडिट सब्जेक्ट आपको बिल्कुल नहीं बताएगा कि आपको अदर काम कैसे करने हैं। और साथ ही साथ अगर आप सीए बन जाते हो तो आपको जॉब कैसे करनी है, ये भी अपना जो सब्जेक्ट ऑडिट सब्जेक्ट है आपको नहीं बताएगा। क्यों, क्योंकि आप जॉब करोगे ना, तो आपको जॉब कैसे करनी है, जैसे आपको आपका एम्प्लॉयर काम करवा रहा है वैसे करनी है। भैया आपका एम्प्लॉयर आपसे जो जो काम करवाएगा वो सारे काम करने पड़ेंगे, तो वैसे करनी है जॉब। इस कारण से जो अपना ऑडिट सब्जेक्ट है ना, जॉब की बात भी नहीं करेगा कि आपको जॉब कैसे करनी है। तो अपना ऑडिट सब्जेक्ट बताओ किसकी बात करेगा,
अगर आप क्या करते हो ICAI के मेंबर बनने के बाद क्या करते हो, अपना ऑफिस खोलते हो, क्या करते हो आप CA फर्म खोलना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, वो कौन बताएगा, हमें अपना ये ऑडिट सब्जेक्ट बताएगा। तो देखो, अगर आप क्या करते हो CA एग्जाम क्लियर करने के बाद अगर आप जैसे आप मेंबर बन जाओगे और आप क्या करना चाहते हो, अपना ऑफिस खोलना चाहते हो, अपनी CA फर्म खोलना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, COP भी बोल देते हैं, COP। अगर आप क्या करना चाहते हो, अपनी CA फर्म खोलना चाहते हो CA बनने के बाद, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, इसे COP लेनी पड़ेगी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको लेना पड़ेगा। और जैसे आप क्या लेते हो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, तो आप क्या कहलाते हो, आप कहलाते हो फिर CA इन प्रैक्टिस। आप क्या कहलाते हो, CA इन प्रैक्टिस, ये आप कहलाओगे फिर। तो देखो, जैसे आप CA बन जाते हो और आपको क्या करना है, अपनी CA फर्म खोलनी है, अपना ऑफिस खोलना है, तो ऐसे नहीं खोल सकते आप कि CA बन के चलो मैं अपना ऑफिस खोल लेता हूँ, नहीं, आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना होगा। और जैसे ही आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले लोगे, आप क्या कहलाओगे, आप क्या कहलाओगे, CA इन प्रैक्टिस। अब बताओ CA इन प्रैक्टिस क्या क्या काम कर सकता है। एक जो CA इन प्रैक्टिस है क्या क्या काम कर सकता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे, सर एक CA इन प्रैक्टिस क्या करता है, ऑडिट करता है। क्योंकि जो मोस्टली लोग होते हैं ना, बस उनको यही पता होता है कि एक CA क्या कर सकता है, ऑडिट कर सकता है। मोस्टली लोगों को ये लगता है कि CA इन प्रैक्टिस मतलब ऑडिट, बस इतना पता होता है कि ऑडिट। लेकिन एक CA इन प्रैक्टिस सिर्फ ऑडिट नहीं करता, सिर्फ ऑडिट ही नहीं करता, बहुत सारे काम करता है। तो एक CA इन प्रैक्टिस क्या क्या काम कर सकता है, वो हम देखने जा रहे हैं। तो देखो, एक CA इन प्रैक्टिस क्या क्या करता है। एक CA इन प्रैक्टिस, अगर जैसे आप CA क्या बन जाते हो, आप CA इन प्रैक्टिस बन जाते हो, तो आप क्या कर सकते हो, एश्योरेंस सर्विस दे सकते हो, एश्योरेंस सर्विस। और क्या कर सकते हो आप, नॉन एश्योरेंस सर्विस भी आप दे सकते हो, नॉन एश्योरेंस सर्विस भी आप दे सकते हो। तो जैसे आप CA इन प्रैक्टिस बन जाओगे, आप क्या कर सकते हो, या तो एश्योरेंस सर्विस दे सकते हो या नॉन एश्योरेंस सर्विस। अब आप बोलोगे सर आपने लिख तो दिया एश्योरेंस सर्विस, नॉन एश्योरेंस सर्विस, इसका मतलब क्या है। देखो, एश्योरेंस का मतलब क्या होता है, आश्वासन देना। तो आपको डाउट हो रहा होगा, सर CA इन प्रैक्टिस एश्योरेंस सर्विस देगा, मतलब आश्वासन देगा, किस चीज़ पे देगा, किसको देगा, आश्वासन किसको देगा, जो एश्योरेंस देगा किस चीज़ पे देगा, किस बंदे को देगा, और क्या एश्योरेंस देगा, ये आपके डाउट आ रहेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि एश्योरेंस सर्विस है क्या, इस एश्योरेंस सर्विस का मतलब क्या है। इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेने जा रहा हूँ। अब ध्यान से देखना एग्जांपल। मान लो राम लिमिटेड एक एंटिटी है, क्या है, कंपनी राम लिमिटेड। इसने क्या किया, CA मोहन को अपॉइंट किया, CA मोहन को अपॉइंट किया राम लिमिटेड ने। अभी CA मोहन क्या करता है, देखो CA मोहन क्या करता है, अब उसका काम क्या है। CA मोहन क्या करता है, राम लिमिटेड की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, कि राम लिमिटेड ने क्या किया, CA मोहन को अपॉइंट किया। क्यों CA मोहन को अपॉइंट किया, राम लिमिटेड की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे एश्योरेंस देने के लिए, एश्योरेंस देने के लिए। लेकिन एश्योरेंस किसको किसको देने के लिए, राम लिमिटेड को नहीं, राम लिमिटेड को नहीं, थर्ड पार्टी को देने के लिए, थर्ड पार्टी को एश्योरेंस देने के लिए, जिन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें इंटेंडेड यूजर्स ही बोला जाता है, थर्ड पार्टी को इंटेंडेड यूजर्स। ये इंटेंडेड यूजर्स में कौन कौन आते हैं, मैं लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। जैसे इन्वेस्टर हो सकते हैं, ये इन्वेस्टर, सप्लायर, गवर्नमेंट, बैंक वाले हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकते हैं, एटसेट्रा। अब देखो ध्यान से, एक राम लिमिटेड एक एंटिटी, उसने CA मोहन को अपॉइंट किया। क्यों अपॉइंट किया, कि भाई CA मोहन तू क्या कर, हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे एश्योरेंस दे, किसे, राम लिमिटेड को नहीं, थर्ड पार्टी को एश्योरेंस दे। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, एश्योरेंस सर्विस। यहाँ पे बताओ क्या कर रहा है, जो CA मोहन है क्या कर रहा है, किस पे एश्योरेंस दे रहा है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे। तो एश्योरेंस सर्विस क्या होगी, वो बता रहा हूँ मैं आपको, कि CA मोहन क्या कर रहा है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे एश्योरेंस देता है। जब CA मोहन क्या करता है, किसी एंटिटी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे एश्योरेंस देता है, वो भी उस एंटिटी को नहीं देता, किसे देता है, थर्ड पार्टी को एश्योरेंस देता है। तो उसे क्या बोला जाता है, एश्योरेंस सर्विस बोला जाता है। कि जब कोई CA क्या करता है, किसी एंटिटी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे किसी थर्ड पार्टी को एश्योरेंस देता है, उसे विश्वास दिलाता है, उसे आश्वासन देता है, तो उसे क्या बोला जाएगा, एश्योरेंस सर्विस बोला जाएगा। क्या एश्योरेंस देगा, आप बोलोगे सर क्या एश्योरेंस देगा, ये जो CA है ये थर्ड पार्टी को, मतलब ये जो इन्वेस्टर्स हैं, राम लिमिटेड के जो इन्वेस्टर्स हैं, सप्लायर्स हैं या बैंक वाले हैं, जो गवर्नमेंट है, क्या एश्योरेंस देगा इन्हें, क्या एश्योरेंस देता है, ये एश्योरेंस देता है। देखो
सीए मोहन ये एश्योरेंस देगा कि राम लिमिटेड की जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ये जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट तो है ना, उसमें कोई झोल तो नहीं है ना। तो देखो जब सीए क्या करेगा, जब सीए मोहन क्या करेगा, एश्योरेंस सर्विस करेगा ना, एश्योरेंस सर्विस करेगा, तो वो क्या करेगा एश्योरेंस सर्विस में, वो सीए मोहन क्या करेगा, राम लिमिटेड की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे थर्ड पार्टी को, किसी थर्ड पार्टी को क्या देगा, एश्योरेंस देगा कि राम लिमिटेड की जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है ये करेक्ट तो है ना, इसमें कोई झोल तो नहीं है ना, ये एश्योरेंस देगा। इस तरह से होता है। तो ये होती है एश्योरेंस सर्विस। किस चीज़ पे एश्योरेंस दी जाती है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे एश्योरेंस दी जाती है। किसको एश्योरेंस दी जाती है, बताओ किसको दी जाती है, थर्ड पार्टी को दी जाती है, थर्ड पार्टी को एश्योरेंस दी जाती है। और क्या एश्योरेंस दी जाती है कि जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट तो है, ये दी जाती है कि करेक्ट है या फिर नहीं है, ये एश्योरेंस दी जाती है। अब देखो यहाँ पे है ना, क्योंकि यहाँ पे ये जो सीए होता है, सीए इन प्रैक्टिस, यानी अपना एग्जांपल ले लो सीए मोहन, ये क्या करता है, क्योंकि यहाँ पे सीए क्या करता है, एक थर्ड पार्टी को एश्योरेंस देता है। किसके लिए काम करता है, थर्ड पार्टी के लिए काम करता है, राम लिमिटेड के लिए काम नहीं करता। ये यहाँ पे सीए राम लिमिटेड के लिए काम नहीं कर रहा, किसके लिए काम कर रहा है, थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी को एश्योरेंस दे रहा है। इस कारण से यहाँ पे सीए मोहन का इंडिपेंडेंट होकर काम करना बहुत जरूरी है। इंडिपेंडेंट होकर काम करना मतलब उसे राम लिमिटेड से क्या रहना होगा, इंडिपेंडेंट रहना होगा। इसका मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो इसी एग्जाम्पल ले लो, मान लो सीए मोहन क्या होता, सीए मोहन राम लिमिटेड का रिलेटिव होता, सीए मोहन क्या होता, राम लिमिटेड का रिलेटिव होता, रिश्तेदार होता। तो आप खुद बताओ, क्या सीए मोहन जब एश्योरेंस देता, क्या जब सीए मोहन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे थर्ड पार्टी को एश्योरेंस देता तो क्या सही एश्योरेंस देता? सीए मोहन तो क्या करता, सीए मोहन तो झूठ बोल देता कि जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है ना, बिना चेक कर रही सीए मोहन बिना चेक करी झूठ बोल देता कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तो क्या है, एकदम करेक्ट है, थर्ड पार्टी को झूठ बोल देता। ऐसा हो सकता है। इस कारण से क्या बोला गया कि एश्योरेंस सर्विस देते वक्त एक सीए इन प्रैक्टिस को इंडिपेंडेंट होकर काम करना बहुत जरूरी है। ये बात यहाँ पे बताएगी। तो देखो ये भी मैं लिख देता हूँ कि सीए मोहन का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। इंडिपेंडेंट होना क्यों जरूरी है? जब भी एक सीए क्या करता है, देखो जब भी एक सीए इन प्रैक्टिस क्या करता है, एश्योरेंस सर्विस देता है, तो उसे क्या करना जरूरी है, उसके लिए इंडिपेंडेंट होकर काम करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये इसका मैंने आपको लॉजिक भी बता दिया कि अगर सीए मोहन यहाँ पे मान लो इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो क्या करेगा, वो तो क्या करेगा बताओ, सीए मोहन तो फिर क्या करेगा, इस राम लिमिटेड की चापलूसी करेगा। फिर सीए मोहन इन बेचारी थर्ड पार्टी के लिए काम नहीं करेगा, इनके लिए काम नहीं करेगा, ये तो क्या करेगा, राम लिमिटेड की चापलूसी करेगा। और राम लिमिटेड जो भी इन्फॉर्मेशन देगी ना उसको सही बताएगा बिना चेक करी। इस कारण से बोला गया इंडिपेंडेंट होकर काम करना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि एश्योरेंस सर्विस में इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट होती है कि एक इन प्रैक्टिस का यहाँ पे क्या है, जरूरी है, इंडिपेंडेंट होकर काम करना जरूरी है। तो पूरा मैंने एग्जांपल ले लिया कि एश्योरेंस सर्विस होती क्या है, इसका मैंने पूरा आपको एग्जांपल ले लिया कि क्या करते हैं एश्योरेंस सर्विस में। जो सीए होता है वो क्या करता है, एंटिटी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे थर्ड पार्टी को एश्योरेंस देता है कि वो जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट तो है ना, उसमें कोई झोल तो नहीं है ना, बस ये होती है क्या, एश्योरेंस सर्विस। और ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि अगर आपको ये समझ नहीं आता ना तो आपका एक तरह से बेसिक ही क्लियर नहीं है, फिर आपको कभी वर्ड समझ ही नहीं आएंगे। एश्योरेंस सर्विस, ऑडिट वगैरह जितने भी वर्ड देखेंगे ना कभी आपको ये समझ ही नहीं आएंगे। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है कि एश्योरेंस सर्विस होती क्या है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इतना डिटेल में एग्जाम्पल लेकर के समझाया। अब देखो एश्योरेंस सर्विस, अब एश्योरेंस सर्विस में क्या क्या आता है, देखो एश्योरेंस सर्विस की क्या हो सकता है, किसी क्या कर सकता है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे एश्योरेंस दे सकता है, या फिर ऑन अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे भी एश्योरेंस दे सकता है, ऑन अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो एक सीए इन प्रैक्टिस क्या कर सकता है, एक सीए इन प्रैक्टिस किसी एंटिटी की हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे भी एश्योरेंस दे सकता है, और अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे भी थर्ड पार्टी को एश्योरेंस दे सकता है। देखो एश्योरेंस सर्विस कब बोली जाएगी, जब क्या हो, जब सीए क्या कर रहा हो, किसी एंटिटी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे क्या दे रहा हो, एश्योरेंस दे रहा हो, वो भी किसी थर्ड पार्टी को दे रहा हो, तब कहलाएगी। थर्ड पार्टी होना जरूरी है। अब आप बोलोगे सर ये है क्या, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो ध्यान से सुनना है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होगी, ध्यान से सुनना। वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो ऐसे इवेंट्स और ट्रांजैक्शन के बेस पे बनाई गई है जो ऑलरेडी अकर हो चुके हैं, उनके बेस पे जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाई जाती है ना उसे क्या बोला जाता है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जैसे आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हो, जो जनरल आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हो,
वो क्या होते हैं, वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होते हैं। क्यों? वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं ऐसी इवेंट्स के बेस पे बनाए जाते हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन के बेस पे जो ऑलरेडी अकर हो चुके हैं। अब किसी स्टूडेंट के मन में डाउट आ सकता है, सर जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं वहाँ पे तो क्या आती है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज वगैरह ये भी आती हैं जो कि हम नेक्स्ट ईयर पे करने वाले हैं, ये सब चीज़ें भी आती हैं। तो देखो जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होती है वो कैसे आती है, क्यों आती है बताओ हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कि भाई एंटिटी ने क्या किया, कोई उधारी पे माल खरीदा, तो वो क्या दिखाती है कि आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, हम क्या दिखाते हैं, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी दिखाते हैं। तो बताओ ये क्या हुआ, इवेंट हो गया ना, हमने उधारी पे माल खरीदा, हमने क्या किया, उधारी पे माल खरीदा, तो ये क्या हो गया बताओ, एक इवेंट अकर हो चुका, ऑलरेडी इवेंट हो चुका। इस कारण से क्या बोला जाता है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। लेकिन अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, मतलब ऐसी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो ऐसे इवेंट से बनाई जाती हैं जो ऑलरेडी अकर हुए ही नहीं अभी तक, जो भी अकर हुए ही नहीं, उनके बेस पे जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाई जाती है उसे क्या बोला जाता है, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब आगे देखो, अगर सीए क्या करता है, देखो अगर सीए इन प्रैक्टिस क्या करता है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल, ध्यान से सुना, अगर सीए इन प्रैक्टिस हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे किसी थर्ड पार्टी को एश्योरेंस देता है, तो ये क्या हो सकती है, ये या तो ऑडिट हो सकती है, इसे या तो हम ऑडिट कहेंगे या फिर इसे हम क्या कहेंगे, रिव्यू कहेंगे। कि अगर एक सीए इन प्रैक्टिस क्या करता है, अगर एक सीए इन प्रैक्टिस किसी एंटिटी की हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे क्या देता है, एश्योरेंस देता है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे किसी थर्ड पार्टी को एश्योरेंस देता है, तो इसे या तो हम ऑडिट कहेंगे या फिर रिव्यू कहेंगे। तो अगर देखो इसे ऑडिट कब कहेंगे, अब ये देखो इसे ऑडिट कब कहेंगे और रिव्यू कब कहेंगे। सबसे पहले अगर एक सीए इन प्रैक्टिस को किसी एंटिटी की हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे, अगर एक सीए इन प्रैक्टिस क्या करता है, किसी एंटिटी की हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे थर्ड पार्टी को अगर रीजनेबल एश्योरेंस देता है, देखो क्या करता है, रीजनेबल एश्योरेंस देता है, तो उसे बोला जाएगा ऑडिट। लेकिन अगर क्या करता है सीए इन प्रैक्टिस किसी एंटिटी की हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे क्या करता है, लिमिटेड एश्योरेंस देता है, लिमिटेड एश्योरेंस, तो इसे क्या बोला जाएगा, रिव्यू बोला जाएगा। कि एक सीए इन प्रैक्टिस किसी एंटिटी की हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे अगर रीजनेबल एश्योरेंस देता है तो उसे ऑडिट बोला जाएगा। लेकिन अगर सीए इन प्रैक्टिस किसी एंटिटी की हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे लिमिटेड एश्योरेंस देता है तो उसे रिव्यू बोला जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये है क्या, रीजनेबल एश्योरेंस, लिमिटेड एश्योरेंस, ये है क्या? तो देखो तीन टाइप ऑफ एश्योरेंस होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ। एक होता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस, एक होता है रीजनेबल एश्योरेंस और एक होता है लिमिटेड एश्योरेंस। अब एब्सोल्यूट एश्योरेंस आपको ऑडिट में कहीं देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एक सीए कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस देता ही नहीं है। एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब गारंटी, मतलब यहाँ पे जो सीए मोहन है यहाँ पे राम लिमिटेड की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे थर्ड पार्टी को कभी भी गारंटी नहीं देगा, सीए मोहन कभी भी इस थर्ड पार्टी को, ये जो थर्ड पार्टी है इसे गारंटी नहीं देगा कि राम लिमिटेड की जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है ये एकदम करेक्ट है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, ये कभी भी नहीं बोलेगा सीए, गारंटी नहीं देगा। अब आप बोलोगे सर गारंटी क्यों नहीं देता, तो देखो इसका लॉजिक तो जब हम स्टैंडर्ड से स्टार्ट करेंगे तब आपको समझ आएगा कि एक सीए गारंटी क्यों नहीं देता। अब आप देखो, आप रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है, कि एक सीए क्या देता है, एक सीए एंटिटी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे थर्ड पार्टी को रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता है। रीजनेबल क्या होती है, ये रीजनेबल एश्योरेंस कभी भी 100% एश्योरेंस नहीं होती। ये क्या नहीं होती, ये कभी भी 100% एश्योरेंस नहीं होती। तो ये क्या होती है, ये होती है हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। ये क्या होती है, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस होती है, हाई लेवल की एश्योरेंस होती है। देखो कभी भी रीजनेबल एश्योरेंस 100% एश्योरेंस नहीं होती, मतलब गारंटी नहीं देता एक सीए कभी भी। लेकिन एक सीए क्या देता है, रीजनेबल एश्योरेंस देता है। क्या होती है वो, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। मतलब अगर सीए को क्या करनी है, ऑडिट करनी है, उसे रीजनेबल एश्योरेंस देनी है, तो वो क्या करेगा, वो सीए बहुत ज़्यादा चेकिंग करेगा, बहुत सारी प्रोसीजर लगाएगा और बहुत सारे एविडेंस ऑब्टेन करेगा। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं, बहुत सारे एविडेंस, और उस पर क्या करता है, उस बेस पे वो क्या करता है, रीजनेबल एश्योरेंस देता है। किनको, थर्ड पार्टी को एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे फिर वो क्या देता है, रीजनेबल एश्योरेंस देता है। तो ये तो होती है रीजनेबल एश्योरेंस। लेकिन लिमिटेड एश्योरेंस क्या होती है, देखो लिमिटेड एश्योरेंस क्या होती है, इसमें क्या करता है सीए, यहाँ पे सीए क्या करता है, बहुत कम चेकिंग करता है, एकदम कम प्रोसीजर्स लगाएगा, कम एविडेंस ऑब्टेन करता है, तो इसे बोला जाता है लिमिटेड एश्योरेंस। इसे क्या बोला जाता है, लिमिटेड एश्योरेंस बोला जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगर एक सीए क्या करता है, किसी एंटिटी की हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे रीजनेबल एश्योरेंस देता है, तो उसे हम ऑडिट बोलेंगे, उसे हम हमेशा क्या बोलेंगे, ऑडिट। लेकिन एक सीए किसी एंटिटी की हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे क्या देता है, लिमिटेड एश्योरेंस देता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिव्यू बोलेंगे। अब आप बोलोगे सर ऑडिट का तो हमें पता है कि भाई ऑडिट क्यों करवानी होती है एंटिटीज को,
क्यों करवानी होती है कि भी काफ़ी सारे एक्ट्स में एंटिटीज को ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट्स बता रखी है, इस कारण से ऑडिट करवानी पड़ती है। जैसे कंपनीज को कंपनीज एक्ट में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि उनको ऑडिट करवानी होती है। लेकिन रिव्यू, किसी एंटिटी को रिव्यू कब करवाना पड़ता है? अभी आपने बताया कि एक सीए क्या कर सकता है, सीए क्या कर सकता है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे लिमिटेड एश्योरेंस भी दे सकता है, लिमिटेड एश्योरेंस भी। तो ये कब करवाना होता है, ये कब करवाना होता है? तो इसके एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो, एक तो इसका कंपलसरी वाला केस, जैसे जो लिस्टेड एंटिटीज होती है ना, लिस्टेड एंटिटीज, तो इनको क्या करना पड़ता है, इनको अपने क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाने पड़ते हैं। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनको अपने क्वार्टरली मतलब हर क्वार्टर के, हर 3 मंथ्स के इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं। और क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना करके स्टॉक एक्सचेंज को इनको सबमिट भी करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि क्या है, सब सेबी की गाइडलाइंस है। सेबी की गाइडलाइंस में बता रखा है कि लिस्टेड एंटिटी को सब काम करना ही पड़ेगा। लेकिन बताओ, अगर सिर्फ सेबी की गाइडलाइंस इतनी सी हो कि भाई लिस्टेड एंटिटी आपको क्या करना है, लिस्टेड एंटिटीज आपको क्या करना है, आपको अपनी क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना करके स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करना है, तो क्या कर सकती है बताओ ये लिस्टेड एंटिटीज? अपने क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ भी इन्फॉर्मेशन दिखा सकती है, अपने मन से कुछ भी इन्फॉर्मेशन दिखा देंगे। तो बताओ, इस कारण से सेबी गाइडेंस क्या बोलती है कि आपको क्या करना है, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनानी ही है, लेकिन क्या करना, आपको सीए से इनका एग्जामिनेशन भी करवाना है, सीए से इनका क्या करवाना है, रिव्यू भी करवाना है। आपको क्या करवाना है, रिव्यू भी करवाना है कंपलसरी। उसके बाद आपको इनको सबमिट करना है, इस तरह से। तो ये होता है अपना रिव्यू। तो ये तो था कंपलसरी वाला केस। और कब हो सकता है रिव्यू? मान लो जैसे राम लिमिटेड है, हमारे एग्जाम्पल में राम लिमिटेड है, राम लिमिटेड के इन्वेस्टर्स ने, मान लो थर्ड पार्टी ने, इन्वेस्टर्स ने बोल दिया राम लिमिटेड को, आप क्या करो, देखो अभी 6 मंथ ही हुए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी देखो अभी पूरे तो बने हैं नहीं, 6 मंथ है, लेकिन आप क्या करो, आप हमको 6 मंथ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू करवा के दो। क्योंकि ऑडिट तो कब होगी, देखो ऑडिट तो जब 12 मंथ्स हो जाएंगे, जब 31 मार्च पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब ऑडिट होगी। पूरा साल जब कंप्लीट हो जाएगा तब ऑडिट स्टार्ट होगी, ऑडिट तो तब होगी। तो इन्वेस्टर्स ने क्या बोला, अभी तो क्या हुए हैं, अभी तो बस 6 मंथ ही हुए हैं, तो आप क्या कर दो, इन 6 मंथ का ही हमें क्या करके दे दो, रिव्यू करवा के दे दो। क्योंकि ऑडिट तो एकदम लास्ट में होगी, तो आप क्या कर दो, इन जो 6 मंथ के जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इनका अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ और इनका हमें रिव्यू करवा के दे दो, इस तरह से। तो इस केस में भी रिव्यू करवाना पड़ जाता है। लेकिन बहुत कम केस होते हैं कि रिव्यू की नीड होती है, कि एंटिटी को रिव्यू करवाना पड़े, इसकी बहुत कम केस होते हैं। तो मैंने बता दिया रिव्यू कब करवाना पड़ता है। वैसे तो हम एकदम डिटेल में, हमारा आएगा SRE, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, वहाँ पे एकदम डिटेल में समझेंगे रिव्यू के बारे में कि कब एंटिटी को रिव्यू करवाना पड़ता है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। यहाँ पे लेकिन मैंने कुछ एग्जांपल लेकर आपको थोड़ा समझा दिया। अब देखो नेक्स्ट, ये तो मैंने आपको बता दिया हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कि अगर सीए क्या करता है, एक सीए इन प्रैक्टिस क्या करता है, किसी एंटिटी की हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे थर्ड पार्टी को एश्योरेंस देता है, तो वो ऑडिट भी हो सकती है या वो रिव्यू भी हो सकता है। लेकिन एक सीएन प्रैक्टिस क्या करता है, एक सीएन प्रैक्टिस अगर क्या करता है किसी एंटिटी के अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे क्या देता है, एश्योरेंस देता है, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे एश्योरेंस देता है, तो इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट। इसे क्या बोला जाता है, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट। कि अगर एक सीए क्या करता है किसी एंटिटी की अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे एश्योरेंस देता है, तो इसे क्या बोला जाता है, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट बोला जाता है। अब आप बोलोगे सर इसका एक एग्जांपल लेके बताओ, तो इसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे मान लो एंटिटी क्या कर रही है, अपने प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या होता है प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? जैसे मान लो एंटिटी क्या कर रही है, अपने फ्यूचर की सेल्स निकाल दी है कि हमारे नेक्स्ट 3 ईयर्स क्या क्या सेल्स होगी, या नेक्स्ट 3 ईयर्स हमारा क्या कैश फ्लो रहेगा। ये सब एंटिटी क्या कर रही है, इस तरह से एंटिटी क्या बना रही है, अपने प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है। तो इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। क्यों बताओ, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या थी, ऐसी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो ऐसे इवेंट की बेस पे बनी हो जो ऑलरेडी अकर हो चुकी हो। लेकिन अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या थी, ऐसी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो ऐसे इवेंट की बेस पे बनी हो जो कि अभी ऑलरेडी अकर ही नहीं हुई। अब बताओ फ्यूचर की सेल्स, बताओ क्या वो ऑलरेडी अकर हो चुकी है कि फ्यूचर में कितनी सेल्स होगी। एंटिटी तो बस एक अजम्पशन ले रही है कि इतनी सेल्स हो सकती है, कि हम इस प्रोडक्ट में डील करेंगे, हम ये नया प्रोडक्ट लाएंगे, ये नई मशीन लगाएंगे, एक अजम्पशन ले रही है जो कि ऐसे इवेंट जो कि ऑलरेडी ओकर ही नहीं हुए। तो इन्हें क्या बोला जाता है, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो अगर एक ये क्या करता है, इन अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे क्या करता है, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे अगर क्या देता है, अपना एश्योरेंस देता है ना, उस पर उसको एग्जामिन करता है, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो आप बोलोगे सर इनकी नीड कब होती है, इन पे एग्जाम की एक ये प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जामिनेशन करे, कब नीड होती है इसकी। एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो एंटिटी अपनी क्या, राम लिमिटेड एंटिटी है, इसको क्या चाहिए था, लोन चाहिए था, लोन। तो ये किसके पास गई, राम लिमिटेड गई बैंक के पास कि भाई मुझे क्या कर दो, लोन दे दो। बैंक ने बोला ऐसे ही थोड़ा लोन दे दे भाई, ऐसे ही थोड़ा लोन दे दे, तुम क्या करो,
तो बैंक ने बोला तुम क्या करो, हमको क्या करके दो, तुम्हारे प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दो कि तुम्हारे फ्यूचर के 3 ईयर्स की सेल्स क्या होगी। मान लो बैंक ने बोल दिया कि राम लिमिटेड तुम क्या करो, तुम ये बताओ, तुम क्या करो, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे दो कि तुम्हारी फ्यूचर की 3 ईयर्स की, नेक्स्ट 3 ईयर्स की सेल्स क्या होगी। इस तरह से बैंक ने बोल दिया। लेकिन बताओ अगर बैंक सिर्फ इतना ही बोले तो क्या गड़बड़ी हो सकती है इसमें, एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। इस केस में राम लिमिटेड क्या कर सकती है, अपने नेक्स्ट 3 ईयर्स की सेल्स क्या कर देगी, एकदम फर्जी दिखा देगी। मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ, नेक्स्ट फर्स्ट ईयर की जो सेल होगी, मान लो एक एग्जांपल ले लो कि वो होगी अराउंड 1 करोड़ के अराउंड, इसके अराउंड ही होगी। लेकिन ये क्या कर सकती है, ये राम लिमिटेड क्या कर सकती है, लोन लेने के चक्कर में क्या कर सकती है, इसको कुछ भी दिखा सकती है, 10 करोड़ भी दिखा सकती है, 20 करोड़ भी, अपने मन से कुछ भी दिखा सकते हैं। क्यों, ये तो क्या है, फ्यूचर की सेल्स है, जो हम अजम्पशन ले रहे हैं कि फ्यूचर में होगी क्या, वो अजम्पशन ले रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है, इतनी बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। इस कारण से बैंक क्या बोलेगा राम लिमिटेड को कि अगर तुम्हें लोन चाहिए तो क्या करो, मुझे प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दो और उनका सीए इन प्रैक्टिस से एग्जामिनेशन भी करवा के दो। ये बैंक बोलेगा राम लिमिटेड को कि इनका क्या करो, सीए इन प्रैक्टिस से एग्जामिनेशन भी करवा के दो। फिर सीए क्या करेगा, एग्जामिन करेगा कि राम लिमिटेड ने जो अपनी सेल्स दिखाई है फ्यूचर की, वो सेल्स सही तो दिखाई है ना, उसने सही एजम्पशन तो लिए ना, ऐसा तो नहीं कि हवा में कुछ भी दिखा दिया। इस तरह से सीए चेक करता है। तो ये होते हैं अपने क्या, अदर दैन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। उनकी नीड कब होती है, वो उसका भी मैंने आपको एग्जांपल ले लिया। तो अगर एक सीएन प्रैक्टिस क्या करता है, अदर दैन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे क्या करता है, थर्ड पार्टी को एश्योरेंस देता है, तो उसे क्या हो जाता है, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट। अब देखो ये एश्योरेंस सर्विस क्यों हुई, बताओ, अदर दैन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे एश्योरेंस देना, एश्योरेंस सर्विस क्यों हुई। एश्योरेंस सर्विस में क्या क्या कंडीशन थी कि हम क्या कर रहे हैं, किसी एंटिटी की इन्फॉर्मेशन पे थर्ड पार्टी को एश्योरेंस देते हैं, बताओ यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, बैंक वालों को, बैंक वाले भी क्या थर्ड पार्टी है, उनको हम एश्योरेंस दे रहे थे कि एंटिटी के जो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, राम लिमिटेड की जो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही तो है ना, ऐसा तो नहीं कि राम लिमिटेड ने हवा में बना दिए हों। इस तरह से हम एश्योरेंस देते हैं किसको, थर्ड पार्टी को। इस कारण से ये भी क्या कहलाते हैं, एश्योरेंस सर्विस कहलाते हैं। तो देखो हमारे एश्योरेंस सर्विस वाला कंप्लीट हुआ। एश्योरेंस सर्विस में देखो क्या क्या आता है, एश्योरेंस सर्विस में आती है, तो सीए क्या कर सकता है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे भी एश्योरेंस दे सकता है और एंटिटी की अदर दैन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे भी एश्योरेंस दे सकता है। अगर एक सीएन प्रैक्टिस क्या करता है, किसी एंटिटी की हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे एश्योरेंस देता है, तो उसे या तो हम ऑडिट कहते हैं या फिर रिव्यू कहते हैं। और अगर सीए क्या करता है, किसी एंटिटी की अदर दैन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे एश्योरेंस देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट कहते हैं। अब हम देख लेते हैं ये नॉन एश्योरेंस सर्विस क्या होती है। तो देखो सीएन प्रैक्टिस क्या क्या करता है, एश्योरेंस सर्विस और नॉन एश्योरेंस सर्विस। सबसे बड़ी क्या थी, एश्योरेंस सर्विस ही थी। नॉन एश्योरेंस सर्विस एकदम ईजी थी है। देखो नॉन एश्योरेंस सर्विस में कभी भी हम एश्योरेंस देंगे नहीं, नाम ही क्या, नॉन एश्योरेंस। तो नॉन एश्योरेंस सर्विस में कभी भी सीए इन प्रैक्टिस थर्ड पार्टी को एश्योरेंस नहीं देता। देखो कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है कि नॉन एश्योरेंस सर्विस में सीए इन प्रैक्टिस कभी भी थर्ड पार्टी को एश्योरेंस नहीं देता। एश्योरेंस सर्विस की बताओ मेन डेफिनेशन यही तो थी कि क्या कर रहा था सीएमओ, क्या कर रहा था, थर्ड पार्टी को एश्योरेंस दे रहा था, थर्ड पार्टी को, इंटेंडेड यूजर्स को एश्योरेंस दे रहा था। लेकिन नॉन एश्योरेंस सर्विस में ऐसा नहीं होता। नॉन एश्योरेंस सर्विस में सीए इन प्रैक्टिस कभी भी थर्ड पार्टी को एश्योरेंस नहीं देता। तो आप बोलोगे सर करता क्या है, नॉन एश्योरेंस सर्विस में सीए इन प्रैक्टिस क्या करता है, एंटिटी के बिहाफ पे काम करता है, कभी भी थर्ड पार्टी के लिए काम नहीं करता। ध्यान से सुना, कभी भी थर्ड पार्टी के लिए काम नहीं करता, एंटिटी के बिहाफ पे काम करता है। तो देखो इसमें क्या क्या आता है, इसके अंदर क्या क्या काम आ सकते हैं, इसमें बहुत सारे काम आ सकते हैं, बहुत सारे। कुछ बता देता हूँ। जैसे मान लो राम लिमिटेड ने अपॉइंट कर लिया किसको, सीए मोहन को। राम लिमिटेड ने सीए मोहन को अपॉइंट कर लिया कि तुम हमारी क्या कर दो, अकाउंटिंग कर दो, या हमारी क्या कर दो, कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर दो, कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही तुम बना दो, ये काम। तो यहाँ पे बताओ हम थर्ड पार्टी के लिए काम कर रहे हैं क्या, थर्ड पार्टी को कोई एश्योरेंस नहीं दे रहे, कोई भी एश्योरेंस नहीं देंगे। क्या करेंगे, मैनेजमेंट के लिए, उस एंटिटी के लिए काम करेंगे बस। और क्या हो सकता है, कंसल्टेंसी। मान लो राम लिमिटेड को कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए कि हमें अपना पैसा कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, ऐसे कुछ कंसल्टेंसी चाहिए, तो ये क्या कर सकते हैं, सीए को अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, नॉन एश्योरेंस सर्विस, क्योंकि यहाँ पे सीए किसी भी थर्ड पार्टी को एश्योरेंस दे नहीं रहा, आश्वासन दे नहीं रहा, इस कारण से। और क्या सकते हैं, जैसे रिटर्न फाइलिंग। भाई राम लिमिटेड ने सीएम को बोला कि हमारी जीएसटी रिटर्न वगैरह भर दे। तो ये सब क्या है, नॉन एश्योरेंस सर्विस है। अब देखो ये हमने देख लिया कि एक सीएन प्रैक्टिस क्या क्या कर सकता है। एक सीएन प्रैक्टिस एश्योरेंस सर्विस भी दे सकता है और नॉन एश्योरेंस सर्विस भी दे सकता है।
तो सीए क्या क्या कर सकता है बताओ? ऑडिट कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट कर सकता है, और क्या कर सकता है बताओ एक सीए? और क्या कर सकता है? नॉन एश्योरेंस सर्विस कर सकता है। नॉन एश्योरेंस सर्विस को देखो कभी कभी क्या बोल दिया जाता है, इसे रिलेटेड सर्विस भी बोल दिया जाता है। इधर लिख देता हूं मैं, रिलेटेड सर्विस, रिलेटेड सर्विसेज इसका दूसरा नाम है। नॉन एश्योरेंस सर्विस का दूसरा नाम क्या है? रिलेटेड सर्विसेज, इसे ये भी बोल दिया जाता है। अब देखो मैंने ये तो बता दिया आपको सीए इन प्रैक्टिस क्या क्या कर सकता है। ऑडिट कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट कर सकता है, और क्या कर सकता है बताओ? नॉन एश्योरेंस सर्विस यानी रिलेटेड सर्विस दे सकता है। लेकिन आप बोलोगे सर करना कैसे है? कि आपने बता दिया कि ऑडिट है वहाँ पे क्या करेगा? रीजनेबल एश्योरेंस देगा, रिव्यू है वहाँ पे लिमिटेड एश्योरेंस देगा, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट है वहाँ पे एजम्पशन देखेगा कि मैनेजमेंट ने ऐसे ही एजम्पशन ली कि नहीं। तो लेकिन ये काम करने कैसे हैं भाई? ऑडिट में रीजनेबल एश्योरेंस देनी है तो देनी कैसे है रीजनेबल एश्योरेंस? रिव्यू में लिमिटेड एश्योरेंस देनी है तो देनी कैसे है? कैसे काम करना है? तो इसके लिए ही आईसीए ने क्या निकाले? स्टैंडर्ड्स निकाले। क्या निकाले? कुछ स्टैंडर्ड्स निकाले आईसीए ने कि सीए इन प्रैक्टिस पे सारे काम करने कैसे हैं, सारे काम करने कैसे हैं। तो देखो आईसीए ने क्या निकाले? कुछ स्टैंडर्ड्स। ऑडिट के लिए आईसीए ने क्या निकाला? ऑडिट के लिए आईसीए ने निकाले स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ऑडिटिंग जिसे हम क्या बोलते हैं? एसए। तो ऑडिट करने के लिए आईसीए ने क्या निकाले? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो अगर सीए इन प्रैक्टिस को क्या करनी है? किसी एंटिटी की ऑडिट करनी है, किसी एंटिटी की ऑडिट करनी है, तो इसे कैसे करनी होगी? इन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग करनी होगी। इन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में जो जो बात लिखी हो सारी बातें फॉलो करनी होंगी, इनके अकॉर्डिंग करनी होगी। लेकिन अगर किसी सीए इन प्रैक्टिस को क्या करनी है बताओ? रिव्यू करना है। क्या करना है? रिव्यू करना है। तो उसे कैसे करना होगा? स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, रिव्यू एंगेजमेंट, एसआरई इसे हम क्या बोलते हैं? एसआरई, इसे हम बोलते हैं एसआरई। इसके लिए ऐसे क्या निकाले? रिव्यू करने के लिए एसआरई निकाले। तो जैसा जैसा एसआरई में बताया गया है, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट बताया गया है, वैसे वैसे एक सीए को क्या करनी पड़ेगी? सीए इन प्रैक्टिस को रिव्यू एंगेजमेंट अपनी करनी पड़ेगी, उस अकॉर्डिंग करनी होगी। लेकिन अगर एक सीए इन प्रैक्टिस क्या कर रहा है, मान लो किसी एंटिटी की अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे एश्योरेंस दे रहा है, मतलब अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट कर रहा है, तो ये कैसे करेगा? तो इसके लिए देखो ऐसे ने क्या निकाले? तो इसके लिए ऐसे निकाले स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, इसे हम क्या बोलते हैं? एसएई। अगर एक सीए क्या कर रहा है? अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो उसे कैसे करना होगा? स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट के अकॉर्डिंग करना होगा। एसएई के अंदर स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट में जो जो बातें लिखी उन सबको फॉलो करना होगा। और अगर सीए को क्या करनी है? सीए को क्या कर रहा है? सीए क्या कर रहा है? मान लो सीए इन प्रैक्टिस क्या कर रहा है? नॉन एश्योरेंस सर्विस दे रहा है, किसी एंटिटी के लिए काम कर रहा है, थर्ड पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा। तो इसके लिए आईसीए क्या निकाले? स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। मैंने क्या बताया था? नॉन एश्योरेंस सर्विस को हम क्या बोलते हैं? रिलेटेड सर्विस भी बोलते हैं। इसके लिए ऐसे निकाले एसआरएस। तो अगर एक सीए क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? नॉन एश्योरेंस सर्विस देता है, तो उसे क्या करना होगा? उसे स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज के अकॉर्डिंग काम करना होगा। इन स्टैंडर्ड्स में जो जो बात लिखी है उस अकॉर्डिंग से काम करना होगा, उस अकॉर्डिंग सीए को काम करना होगा। तो इस तरह से आईसीए ने स्टैंडर्ड्स निकाले। अब देखो आईसीए एक बात हो चाहता है, जो अपना इंस्टीट्यूट है वो एक बात हो चाहता है कि सीए जो भी काम करे ना, जो भी काम करे, ऑडिट करे, रिव्यू करे, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट करे, या फिर क्या करे? रिलेटेड सर्विस दे, नॉन एश्योरेंस सर्विस करे, ये सारे काम क्या हो? एकदम क्वालिटी वाले हों, सारे काम क्वालिटी वाले हों। ऐसा ना हो कि ये सारे काम कर रहा है लेकिन कुछ काम क्या कर रहा है? एक कुछ कामों में एकदम घटिया क्वालिटी ला रहा है, कुछ काम थोड़े अच्छे से करता है। मान लो ये ऑडिट भी करते हैं, सीए फर्म में ऑडिट भी करती है, रिव्यू भी करती है, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट भी देती है और नॉन एश्योरेंस सर्विस भी। लेकिन वो क्या करती है? वो सीए फर्म ऑडिट करती है ना, तो वो तो एकदम क्वालिटी वाली करती है। लेकिन रिव्यू वगैरह करती है, वो क्या करती है? मान लो एकदम बेकार क्वालिटी की। तो इससे आईसीए क्या सोच रहा है? आईसीए सोच रहे हैं इससे तो क्या होगी? इससे तो हमारे इंस्टीट्यूट की बदनामी होगी। भाई सीए गंदा काम करेगा, सीए अगर क्वालिटी वाला काम नहीं करेगा तो उससे क्या होगा? उससे तो हमारी भी बदनामी होगी। तो आईसीए क्या चाहता है? आईसीए चाहता है कि सीए जो भी काम करे, चाहे ऑडिट करे, रिव्यू करे, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट करे या फिर नॉन एश्योरेंस सर्विस दे, सारे के सारे काम क्या हो? क्वालिटी वाले। तो आईसीए ने क्या किया? इन सब के लिए क्या निकाला? देखो इन सब के लिए आईसीए ने क्या निकाला? इन सब के लिए आईसीए ने निकाला स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल।
ये स्टैंडर्ड क्या बताता है, ये स्टैंडर्ड कैसे क्या बताता है कि अगर सीए कोई भी काम करता है, चाहे ऑडिट करता है, रिव्यू करे, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट करे, या फिर वो नॉन एश्योरेंस सर्विस दे, रिलेटेड सर्विस करे, इन सब कामों में क्वालिटी कैसे आएगी, ये कौन बताएगा? स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। और ये बस एक ही स्टैंडर्ड है, बस एक ही स्टैंडर्ड है पूरे कोर्स में आपके, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल पे बस एक ही स्टैंडर्ड है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखो एक बात और बता देता हूँ, ये जो सीए क्या क्या कर सकते बताओ। जैसे आप सीए बन जाओगे, आप क्या करते हो, अपना ऑफिस खोलते हो, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको लेना पड़ेगा और आप क्या बन जाओगे? सीए इन प्रैक्टिस। तो आप क्या कर सकते हो? एश्योरेंस सर्विस भी दे सकते हो, नॉन एश्योरेंस सर्विस भी। ध्यान से सुनना, लेकिन जो एश्योरेंस सर्विस है ना, ये तो क्या है देखो, ओनली सीए इन प्रैक्टिस, बस यही दे सकता है, ओनली सीए इन प्रैक्टिस। एश्योरेंस सर्विस तो ओनली सीए इन प्रैक्टिस ही दे सकता है और कोई भी नहीं कर सकता, और कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन जो नॉन एश्योरेंस सर्विस है ना, नॉन एश्योरेंस सर्विस, ये कोई भी कर सकता है, एनी पर्सन, ये कोई भी कर सकता है, एनी पर्सन, एनी पर्सन। मतलब ये जो नॉन एश्योरेंस सर्विस वाले काम हैं, जो काम हम एंटिटी के लिए करते हैं, एंटिटी के बिहाफ पे करते हैं, थर्ड पार्टी के लिए नहीं करते, वो काम कोई भी कर सकता है। सीए, सीएस, सीएमए, इवन बीकॉम पास बंदा भी कर सकता है, बीकॉम पास बंदा भी कर सकता है, कोई भी बंदा कर सकता है ये नॉन एश्योरेंस सर्विस। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर जब नॉन एश्योरेंस सर्विस हो रही है तो आपने बताया कि कैसे करनी होती है, हमें स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस के अकॉर्डिंग करनी होती है, मतलब इन स्टैंडर्ड्स में जो जो बातें लिखी हुई है वो हमें फॉलो करनी होगी। तो अगर मान लो ये नॉन एश्योरेंस सर्विस सीए की जगह कोई दूसरा बंदा कर रहा है, सीएस कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं, या कोई बीकॉम पास बंदा कर रहा है, तो उनको भी फॉलो करने होंगे क्या? उनको फॉलो नहीं करनी। आईसीए ने जो स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस निकाले ना, किसके लिए निकाले हैं? ये किसके लिए निकाले हैं? सीए इन प्रैक्टिस के लिए निकाले हैं, सीए के लिए निकाले हैं, फालतू लोगों के लिए नहीं निकाले। ऐसे चाहते कि सीए जब काम करे ना तो क्या करे, वो अच्छे से काम करे। जब सीए जब क्या करे, कोई भी काम करे तो क्या करे, वो एकदम अच्छे से काम करे। तो उसको क्या करना होगा? अगर सीए क्या करता है, एक सीए क्या करता है, अगर नॉन एश्योरेंस सर्विस देता है तो उसे क्या करना होगा? स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस को फॉलो करना होगा। तो मैंने आपको पूरा बता दें कि एक सीए इन प्रैक्टिस क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। सीए इन प्रैक्टिस क्या कर सकता है? एश्योरेंस सर्विस दे सकता है, नॉन एश्योरेंस सर्विस दे सकता है। एश्योरेंस सर्विस का क्या मतलब होता है? सबसे इंपॉर्टेंट है। एश्योरेंस सर्विस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे सीए क्या करता है, यहाँ पे सीए इन प्रैक्टिस किसी भी एंटिटी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे थर्ड पार्टी को एश्योरेंस देता है, थर्ड पार्टी को एश्योरेंस देता है कि उस एंटिटी की जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है या बेकार है, गलत है, करेक्ट है या फिर नहीं है, ये एश्योरेंस देता है। और ये एश्योरेंस सर्विस, एश्योरेंस किस पे देता है बताओ? सीए या तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे देता है या फिर अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे। अगर वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे एश्योरेंस देता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑडिट बोलते हैं या फिर रिव्यू बोलते हैं। और अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे एश्योरेंस देता है थर्ड पार्टी को तो उसे क्या बोलते हैं? अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट। और नॉन एश्योरेंस सर्विस, इस पे ये क्या करते हैं? यहाँ पे ये नॉन एश्योरेंस सर्विस में कभी भी थर्ड पार्टी को एश्योरेंस देता ही नहीं है, उस एंटिटी के लिए काम करता है, उस एंटिटी के बिहाफ पे काम करता है। और यहाँ पे क्या लगते हैं? स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस लगते हैं। अब देखो हमने क्या क्या देखे, सीए के क्या क्या काम देखे? ऑडिट, रिव्यू, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट और नॉन एश्योरेंस सर्विस। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको ऑडिट के बारे में और बता देता हूँ, ऑडिट के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखो ऑडिट, क्योंकि सबसे मेन काम क्या है सीए इन प्रैक्टिस का? सबसे मेन काम ही क्या है? ऑडिट है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। ये क्या होती है? देखो पहले इसकी डेफिनेशन एकदम सिंपल सी है। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। तो ऑडिट का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या करना बताओ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जामिनेशन करना, वो भी कैसे? इंडिपेंडेंट। बताओ ऑडिट क्या है? एश्योरेंस सर्विस है। तो यहाँ पे क्या बताओ क्या जरूरी है सीए का? यहाँ पे सीए का इंडिपेंडेंट होकर काम करना बहुत जरूरी है। इसको मैंने समझाया भी था क्यों जरूरी है। तो ऑडिट क्या होती है? एंटिटी के जो एंटिटी ने अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रखे हैं उनका एग्जामिनेशन करना, उन पे एश्योरेंस देना, उस पर ये ओपिनियन देना कि जो एंटिटी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, इनमें कोई गलतियां तो नहीं है, ये एश्योरेंस देना। थर्ड पार्टी को ये एश्योरेंस देना कि एंटिटी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एकदम ट्रू एंड फेयर तो है ना, उनमें कोई गलतियां तो नहीं है ना। ये क्या होती है? अपनी ऑडिट होती है। ये क्या होती है? ऑडिट। अब देखो यहाँ पे आप सारी बात जानते हो, लेकिन एंटिटी देखो, एंटिटी का मतलब मैं बता देता हूँ। कुछ लोग क्या समझते हैं कि एंटिटी का मतलब क्या है? बस कंपनी नहीं है। एंटिटी का मतलब क्या है? यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, प्रोप्राइटर। यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म, एंटिटी एलएलपी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है। तो ऑडिट ऐसी नहीं कि सिर्फ कंपनी की होती है।
तो जो कंपनी होती है ना उनको तो क्या होता है, देखो मैंडेटरी होता है, उनको तो ऑडिट करवानी होती है। लेकिन जो प्रोप्राइटर होते हैं, ये जो पार्टनरशिप फर्म होती है ना, तो इनकम टैक्स एक्ट में बताया गया है कि अगर प्रोप्राइटरशिप का, पार्टनरशिप फर्म का अगर टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से आगे चला जाता है, अबाउ चला जाता है, तो उनको भी क्या करवानी पड़ती है, उनको भी अपनी ऑडिट करवानी होती है, उनको भी अपनी ऑडिट करवानी होती है। अब एक बात और देखो आप, एक देखो ऑडिट दो होती है, एक्सटर्नल ऑडिट। अभी जो टॉपिक करवा रहा हूँ मैं आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए। वैसे अपने कोई काम नहीं आएगा, ये ज़्यादा काम नहीं आएगा जो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। ये क्या है, इंटरनल ऑडिट। लेकिन मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि टर्म आपको देखने को मिल जाती है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज़ होता है बहुत। इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट बहुत यूज़ होता है। तो देखो ध्यान से समझो। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस इंटरनल ऑडिट के बारे में। इस इंटरनल ऑडिट के बारे में सबसे पहले बता देता हूँ। तो देखो ये जो अपनी इंटरनल ऑडिट है ना, ये सिर्फ नाम की ऑडिट है, बस नाम की ऑडिट है। क्यों बताओ, अपनी ऑडिट क्या थी, बताओ ऑडिट क्या थी अपनी? एश्योरेंस सर्विस थी। एश्योरेंस सर्विस थी ना, कि हम क्या करते हैं, थर्ड पार्टी को एश्योरेंस देते हैं कि एंटिटी की जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो एकदम करेक्ट तो है ना, उसमें कोई झोल तो नहीं है ना, ये हम करते हैं ऑडिट में। लेकिन इंटरनल ऑडिट में कभी भी हम थर्ड पार्टी को एश्योरेंस नहीं देते। इंटरनल ऑडिट के अंदर हम कभी भी थर्ड पार्टी को एश्योरेंस नहीं देते। तो हम करते क्या इंटरनल ऑडिट में? आप बोलोगे फिर सर हम करते क्या हैं? तो करते क्या है ये तो हम डिटेल में, एक चैप्टर आएगा हमारे इंटरनल ऑडिट नाम से, उसमें हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं इंटरनल ऑडिट में, जो एंटिटी है ना उसके लिए काम करते हैं, थर्ड पार्टी के लिए बिल्कुल भी काम नहीं करते। मतलब जो भी एंटिटी के वीक एरियाज होते हैं उनको फाइंड करते हैं, फिर एंटिटी को सजेशन देते हैं कि वहाँ पे कैसे इंप्रूव करो, ये सारे काम करते हैं हम, ये सारे काम करते हैं। और ये जो इंटरनल ऑडिट है ना, कोई भी कर सकता है, कोई भी, एनी पर्सन, कोई भी कर लेते हैं। जैसे एक्सटर्नल ऑडिट है, बताओ मैंने क्या बताया था, जो एश्योरेंस सर्विस है कौन कर सकता है? ओनली सीए इन प्रैक्टिस कर सकता है, बताया था ना आपको। लेकिन जो इंटरनल ऑडिट है ना, कोई भी कर सकता है, सीए, सीएस, सीएमए, इवन एंटिटी का जो एम्प्लॉई है वो भी क्या कर सकता है, वो भी क्या कर सकता है, इंटरनल ऑडिट कर सकता है, वो भी इंटरनल ऑडिट कर सकता है। इस कारण से ये जो इंटरनल ऑडिट है ना, ये बस नाम की ऑडिट है, बस नाम की ऑडिट, एक्चुअल में ऑडिट नहीं है। क्योंकि ऑडिट तो क्या होती है, अपनी एश्योरेंस सर्विस होती है जिसमें हम थर्ड पार्टी को एश्योरेंस देते हैं, थर्ड पार्टी को एश्योरेंस। लेकिन इंटरनल ऑडिट में हम थर्ड पार्टी को एश्योरेंस नहीं देते। अब देखो एक्सटर्नल ऑडिट क्या है, एक्सटर्नल ऑडिट किसे बोला जाता है? तो देखो काफ़ी सारे एक्ट्स में एंटिटीज को ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट बता रखी है। काफ़ी सारे एक्ट्स में एंटिटीज को ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट बता रखी है। तो वो सारी क्या है, वो सारी ही क्या है, एक्सटर्नल ऑडिट है। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ इनके में, जैसे एक होती है स्टैट्यूटरी ऑडिट, जो कहाँ बता रखी है, बताओ इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ बता रखी है? कंपनीज एक्ट में। कहाँ बता रखी है? कंपनीज एक्ट में। और एग्जाम्पल लूँ, एलएलपी ऑडिट, जैसे एक एलएलपी ऑडिट, इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ बता रखी है? एलएलपी एक्ट में। और एग्जाम्पल लूँ, जैसे टैक्स ऑडिट, इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ बता रखी है? इनकम टैक्स एक्ट में। और एग्जाम्पल लूँ, बैंक ऑडिट, इसकी रिक्वायरमेंट तो बहुत कई सारे एक्ट में बता रखी है। जैसे आरबीआई एक्ट, कंपनीज एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ऐसे कई सारे एक्ट में बता रखी है बैंक ऑडिट की रिक्वायरमेंट। और फिर है एनबीएफसी ऑडिट, इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ बता रखी है? आरबीआई एक्ट में, कंपनीज एक्ट में। ऐसे एनबीएफसी ऑडिट की भी रिक्वायरमेंट भी कई सारे एक्ट में बता रखे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, एक्सटर्नल ऑडिट है। ये सब के सब क्या है, एक्सटर्नल ऑडिट। और ये सारी ऑडिट कौन करता है, बताओ कौन करता है? सारी की सारी कौन कर सकता है? ओनली सीए इन प्रैक्टिस ही कर सकता है, ओनली सीए इन प्रैक्टिस। वो करेगा कैसे, बताओ कैसे करेगा? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को अप्लाई करके। कैसे करेगा? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को अप्लाई करके करेगा। कैसे करेगा? सारी की सारी एक्सटर्नल कैसे करेगा? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को अप्लाई करके, इस तरह से करेगा। तो ये हमने ऑडिट के रिगार्डिंग भी देख लिया कि ऑडिट टू टाइप्स की, एक्सटर्नल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट। और इंटरनल ऑडिट क्या, बस नाम की ही क्या है, बस नाम की क्या है, ऑडिट है। नहीं तो एश्योरेंस सर्विस भी नहीं है, इंटरनल ऑडिट तो एश्योरेंस सर्विस भी नहीं है। फिर मैंने आपको बताया एक्सटर्नल ऑडिट ये क्या होती है कि कई सारे एक्ट्स में एंटिटीज को ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट बता रखी है। तो सारी की सारी ऑडिट क्या है, एक्सटर्नल ऑडिट है। जैसे कंपनीज एक्ट में स्टैट ऑडिट बता रखी है, एलएलपी एक्ट में एलएलपी ऑडिट, इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स ऑडिट, आरबीआई एक्ट में, कंपनीज एक्ट में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, कई सारे एक्ट में बैंक ऑडिट बता रखी है, आरबीआई एक्ट में और कंपनीज एक्ट में एनबीएफसी ऑडिट बता रखी है। और ये सारे कौन करता है? एक सीए इन प्रैक्टिस ही कर सकता है। और उसे क्या करना होगा? ये सारी एक्सटर्नल ऑडिट करते वक्त क्या करना होगा? उसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अप्लाई करने होंगे। ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बता देता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में भी ऑडिटर क्या करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तो ऑडिट करता है कि भी एंटिटी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो सही तो है ना, उनमें कोई झोल तो नहीं है ना।
ये तो करते हैं ऑडिट के अंदर, थर्ड पार्टी को एश्योरेंस देते हैं कि एंटिटी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो करेक्ट तो है ना, उनमें कोई झोल तो नहीं है ना। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो क्या क्या आता है, पी एंड एल, बैलेंस शीट, पी एंड एल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इक्विटी, और क्या आता है इसमें, लास्ट में नोट्स टू अकाउंट्स भी तो आते हैं जिसमें आप डिस्क्लोजर देते हो, नोट्स टू अकाउंट। तो देखो ये होता है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें क्या क्या आता है, पी एंड एल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और नोट्स टू अकाउंट, ये सब होता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट। अब देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी। बताओ ऑडिटर का काम क्या है, देखो ऑडिटर का काम क्या है, ऑडिटर का काम है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि एंटिटी ने जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रखे हैं उनको एग्जामिन करना कि वो सही है कि नहीं। लेकिन ये एंटिटी ऐसे नहीं बोल सकती, मान लो एक एंटिटी है, इसने क्या किया, मान लो राम लिमिटेड है, इसने क्या किया, सीएम मोहन को बोला कि तुझे क्या करनी है, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करनी है। लेकिन राम लिमिटेड ने क्या बोला कि सीएम मोहन तू ही क्या कर मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना दे। राम लिमिटेड ने क्या बोला सीएम मोहन को, तू ही क्या कर मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तू ही बना दे। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये जिम्मेदारी तो किसकी है, तो मैनेजमेंट की है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की। तो कभी भी ऑडिटर नहीं बनाता, ऐसा नहीं कि ऑडिटर खुद ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, वो खुद ही उनकी चेकिंग कर लेगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की। वो कैसे बनाने हैं, एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाने हैं, एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाने होते हैं, फ्रेमवर्क, इसे हम क्या बोल देते हैं शॉर्ट में, एफआरएफ भी बोल देते हैं, एफआरएफ। ये क्या होता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मतलब जिनके बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं उसे बोला जाता है क्या, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो मैनेजमेंट की क्या है, बताओ किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देने की, मैनेजमेंट की। और ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट हवा में बना दे, मैनेजमेंट हवा में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दे, ऐसा नहीं करना। मैनेजमेंट को कैसे बनाने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बनाने हैं। कैसे बनाने हैं, एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बनाने हैं। इधर लिख देता हूं मैं, एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, कैसे बनाने, एप्लीकेबल एफआरएफ, एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बनाने। अब ये एफआरएफ क्या क्या हो सकते हैं, मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, एग्जाम्पल एएस, फिर समझाता हूँ आपको एक बार लिख करके, एग्जाम्पल एएस हो सकता है, इंड एएस हो सकता है, कंपनीज एक्ट में जो अपना शेड्यूल 3 है वो, शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 एक्ट। तो देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी किसकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है, और से हवा में नहीं बनाने, कैसे बनाने हैं, एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बनाने हैं, एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जैसे एग्जांपल लो, कोई एंटिटी है उस पर एएस एप्लीकेबल है तो कैसे बनाने हैं, एज पर एएस बनाने हैं। कोई एंटिटी है उस पर इंड एस एप्लीकेबल है तो एज पर इंड एस बनाने हैं। और जो भी कंपनी है उनमें क्या लगेगा, कंपनी एक्ट भी लगेगा। तो कंपनी एक्ट में क्या दे रखा है, शेड्यूल 3 दे रखा है, शेड्यूल 3 में बता रखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होगा, उसमें क्या क्या डिस्क्लोजर्स आने चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग क्या करना है, एंटिटी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं, उस अकॉर्डिंग बनाने होते हैं। इस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। तो ये भी देखो हमारा कंप्लीट हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, आपको कुछ टर्म्स बताने जा रहा हूँ, जो कि हमारे ऑडिट सब्जेक्ट में बार बार यूज होंगी, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ ऐसे टर्म जो बार बार यूज होंगी, जैसे देखो अभी हमने क्या देखा, मैनेजमेंट। अब बताओ मैनेजमेंट की कोई भी एंटिटी में मैनेजमेंट के नीचे के लोग क्या होंगे बताओ, एम्प्लॉइज होंगे। कोई भी एंटिटी होगा उसमें एक तो मैनेजमेंट के लोग होंगे और उससे नीचे के लोग क्या कहलाएंगे, एम्प्लॉइज। लेकिन कोई एंटिटी में सिर्फ मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज ही नहीं होते, इससे ऊपर के लोग भी होते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है दोज चार्ज्ड विथ गवर्नेंस, दोज चार्ज्ड विथ गवर्नेंस। इनको शॉर्ट में बोला जाता है TCWG। और ये टर्म आपको बहुत जगह यूज होती दिखेगी, TCWG। अब देखो ये होते कौन है, कोई भी एंटिटी होगा उसमें क्या होंगे, TCWG के लोग होंगे, मैनेजमेंट के लोग होंगे, और क्या होंगे उसमें, एम्प्लॉइज होंगे। अब आप बोलोगे सर ये होते कौन है, इनका काम क्या होता है। सबसे पहले देखो TCWG, इसमें कौन कौन आता है, इसमें जैसे आपके CEO हुआ वो आएगा, CFO होता है जो एंटिटी का, वो इसमें आता है। जो एंटिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, BOD होते हैं, वो इसमें आते हैं। जो ऑडिट कमेटी होती है, ऑडिट कमेटी वो भी किस में आती है,
TCWG में आती है। तो ये सब लोग किस में आते हैं, ये सब किस में आते हैं, TCWG कहलाते हैं। सब लोग क्या कहलाते हैं, TCWG। इनका काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है एंटिटी के जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, जो भी बिजनेस के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, कौन लेता है, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं कौन लेता है, TCWG के लोग लेते हैं। कभी भी मैनेजमेंट के लोग इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेते, कौन लेता है, इंपॉर्टेंट डिसीजन जितने भी लेने होंगे कौन लेगा, TCWG के लोग लेंगे। और मैनेजमेंट के लोगों को डायरेक्शन देनी है, मैनेजमेंट के लोगों को क्या देनी है, डायरेक्शन देनी है कि भाई तुम कैसे काम करो, कि भाई इन मैनेजमेंट के लोगों को डायरेक्शन देनी है कैसे काम करो, तो कौन देगा, TCWG के लोग देंगे। और मैनेजमेंट के काम को ओवरव्यू करना हो वो भी कौन करेगा, ये TCWG के लोग करेंगे कि जो मैनेजमेंट के लोग हैं, हमारे मैनेजमेंट के लोग हैं, ये सही से काम कर रहे कि नहीं कर रहे, कौन चेक करेगा, TCWG चेक करेगा। ये क्या है, यानी एक तरह से TCWG क्या है, इस मैनेजमेंट का एक तरह से माई बाप है, एक तरह से क्या माई बाप है। तो ये होता है TCWG कि अपने बिजनेस के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन ये लेता है, मैनेजमेंट को डायरेक्शन देने कैसे काम करना है कौन देगा, TCWG देगा। और मैनेजमेंट के काम को ओवरव्यू करना कि मैनेजमेंट सही से काम कर रहा है कि नहीं, ये भी कौन करेगा, TCWG ही करेगा। तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखो मैनेजमेंट, तो ये कौन होता है, कोई भी डिपार्टमेंट का हेड है, वो क्या कहलाएगा, मैनेजमेंट। जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड हुआ, जैसे अकाउंट मैनेजर, वो क्या होगा, मैनेजमेंट होगा। कोई और एग्जाम्पल, जैसे परचेस डिपार्टमेंट का हेड, ये कौन होगा, परचेस मैनेजर। तो ये होता है मैनेजमेंट के लोग, परचेस मैनेजर। ऐसे सेल्स डिपार्टमेंट का हेड, सेल्स मैनेजर। तो ये क्या होते हैं, मैनेजमेंट के लोग। अब ये करते क्या है, ये क्या करते हैं, ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, ऑपरेशंस कंडक्ट करने का काम, मतलब सारा काम कौन करेंगे, ये करेंगे। लेकिन कैसे करते हैं, थ्रू एम्प्लॉइज, खुद नहीं करते, किनसे करवाते हैं, एम्प्लॉय से काम करवाते हैं। ये होते हैं मैनेजमेंट के लोग, थ्रू एम्प्लॉइज। तो ये होते हैं मैनेजमेंट के लोग। जैसे परचेस डिपार्टमेंट का हेड परचेस मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड सेल्स मैनेजर। तो ये क्या करते हैं, सारे ऑपरेशन ये कंडक्ट करते हैं बिजनेस के, लेकिन ये खुद नहीं करते। कैसे करवाते हैं, किनसे करवाते हैं, बताओ काम, एम्प्लॉयज के थ्रू काम करवाते हैं, एम्प्लॉय से काम करवाते हैं। और एम्प्लॉयज में कौन आते हैं, देखो वर्कर्स, सुपरवाइजर्स, जैसे ये होते हैं अपने एम्प्लॉयज। ये क्या करते हैं, मैनेजमेंट की डायरेक्शन में काम करते हैं। एम्प्लॉयज क्या करते हैं, मैनेजमेंट की डायरेक्शन में काम करते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि TCWG, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बारे में। और ये जो टर्म है बहुत यूज़ होगी, मैनेजमेंट, TCWG बहुत यूज़ होगी हमारे ऑडिट सब्जेक्ट में, बहुत बार यूज़ होगी। एक बात और बता देता हूँ मैं आपको कि इन स्मॉल एंटिटीज मैनेजमेंट इज इक्वल टू TCWG। ये स्पेशल बात बताई मैंने आपको कि भाई आपको डाउट आ सकता है कि सर कोई भी बिजनेस होगा तो इसमें इतने सारे लोग होंगे क्या, एम्प्लॉय भी होंगे, मैनेजमेंट भी होगा, वो TCWG के लोग, इतने सारे लोग होंगे क्या। तो ऐसा नहीं होता हर बिजनेस में। अगर मान लो कोई स्मॉल बिजनेस है, अगर क्या कोई स्मॉल एंटिटी है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जनरली मैनेजमेंट और TCWG के लोग क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, सेम ही। जैसे एग्जाम्पल हूँ, मान लो एक छोटे से कपड़े की दुकान है, एकदम छोटी सी कपड़ों की दुकान है, एकदम छोटी सी कपड़ों की दुकान। अब मान लो उसमें एक मालिक बैठता है, वही क्या करेगा, वही सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेगा, वही सारे लेगा कि मुझे कौन कौन से न्यू प्रोडक्ट्स में डील करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन से जो ऐसे कपड़े हैं जिनका मुझे क्या कर देना चाहिए, जिनमें डील करना बंद ही कर देना चाहिए। इस तरह से सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन लेगा, वो मालिक ही लेगा। परचेज का कौन संभालेगा, वही संभालेगा। सेल्स को कौन संभालेगा, वही संभालेगा। तो बताओ वहाँ ऐसे बिजनेस में क्या हो रहा है, ऐसा कुछ छोटा सा बिजनेस है उसमें क्या हो रहा है, एक ही बंदा क्या कर रहा है, सारे काम संभाल रहा है। तो वही क्या है, वही TCWG, और वही क्या है, मैनेजर है, वही क्या है, मैनेजमेंट का बंदा। तो ऐसा भी होता है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया इन टर्म्स के बारे में, TCWG, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बारे में। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये तो नोट लिख देता हूँ मैं, नोट। अब देखो नेक्स्ट अपना स्टेजेस ऑफ ऑडिट, कि ऑडिट किन स्टेजेस में होती है, वो स्टेजेस देखने जा रहे हैं। ऑडिट कौन कौन सी स्टेजेस में होती है वो हम देखने जा रहे हैं, ऑडिट के बारे में थोड़ा सा। तो देखो सबसे पहले क्या होती है ऑडिट में, सबसे पहले अगर आप क्या हो, एसी इन प्रैक्टिस हो, आपके पास ऑडिट आई, तो किन स्टेजेस में होगी, सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, वो हम स्टेजेस देखने जा रहे हैं ऑडिट की। सबसे पहले क्या होगी, देखो ऑडिट में प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज होंगी। प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज ये क्या होती हैं, प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज हमेशा ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले होती है। मान लो आप क्या हो, एक CA हो, और आपके पास क्या ही ऑडिट का एक ऑफर आया, मान लो राम लिमिटेड की आपके पास क्या आई, ऑडिट आई।
तो ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले जो भी आप काम करोगे ना, उन्हें क्या बोला जाता है, प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज। तो आप बोलोगे सर हम क्या काम करते हैं ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले? जैसे मान लो सीए मोहन है, सीए मोहन के पास क्या ऑडिट आई, तो इसे तुरंत एक्सेप्ट नहीं करनी है, इसे कई सारी बातें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले इसे देखना पड़ेगा कि जो राम लिमिटेड की ऑडिट आई है, क्या इसकी ऑडिट करने की, इस राम लिमिटेड की ऑडिट करने की क्या मेरी औकात भी है या फिर नहीं है, ये देखना होगा मेरी औकात है या फिर नहीं। सबसे पहले तो अपनी औकात देखनी होगी। अब आप बोलोगे सर औकात मतलब, मान लो ये राम लिमिटेड क्या बहुत बड़ी एंटिटी है, बहुत बड़ी एंटिटी, तो सीएम उनको देखना होगा क्या मेरे को इतनी नॉलेज है, क्या मेरे को इतनी नॉलेज है कि मैं इस राम लिमिटेड की ऑडिट कर पाऊँ, और क्या मेरे पास इतनी टीम है, क्योंकि जब हम ऑडिट करते हैं अकेले जाके नहीं करते, पूरी टीम ले जाते हैं, अपने साथ सीए एम्प्लॉयज ले जाते हैं, आर्टिकल्स ले जाते हैं। तो ये देखना होगा, ये भी देखना होगा कि इतनी टीम है क्या कि मैं इस राम लिमिटेड की ऑडिट कर पाऊँ। इस तरह से अपनी औकात देखनी होगी। और क्या देखना होगा, अपनी इंडिपेंडेंस देखनी होगी, सबसे मेन चीज़। एश्योरेंस सर्विस में क्या देखनी होती है, इंडिपेंडेंस, सबसे मेन ये देखना होगा कि इस राम लिमिटेड के यहाँ पे मैं इंडिपेंडेंट होकर काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ऐसा तो नहीं कि मैं राम लिमिटेड के यहाँ पे क्या हूँ, रिश्तेदार हूँ, यहाँ पे तो मेरे रिश्तेदार भरे हुए हैं। तो ऐसे केस में सीए मोहन को ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करनी। और क्या करना होगा, और एक चीज़ और करनी होगी इसे, और क्या करना होगा इसे, इस राम लिमिटेड के TCWG मैनेजमेंट के साथ बैठ करके क्या करना पड़ेगा, कई सारी बातें एग्री करनी पड़ेंगी, एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, एक लेटर साइन करना पड़ेगा। वो सब क्या होता है वो हम स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे, लेकिन ये सारे काम करने पड़ेंगे। तो इन्हें बोला जाता है प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज, ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले की बातें। सबसे पहले ये काम होता है। ऐसे नहीं कि आपके पास ऑडिट है आप तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हो, नहीं, आपको कई सारी प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज करनी पड़ती है ऑडिट के अंदर, वो करनी पड़ती है। उसके बाद आप क्या करते हो, जैसे मान लो आपने प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज कंप्लीट कर ली और आपने ऑडिट एक्सेप्ट कर ली। अब ऑडिट एक्सेप्ट करते आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे। प्लानिंग में आप क्या करते हो, प्लानिंग में आप कई सारे काम करते हो, कई सारे प्लान करते हो, लेकिन सबसे मेन क्या क्या करते हो आप प्लानिंग में, ये देखते हो कि जब मैं राम लिमिटेड की ऑडिट करूंगा तो कौन से एरिया में ज़्यादा मेहनत करूंगा, कौन से एरिया में कम मेहनत करूंगा। ये आप प्लानिंग में करते हो कि कहाँ पे ज़्यादा मेहनत लगेगी, कहाँ पे कम मेहनत लगेगी, कितने टाइम में मेरी ऑडिट कंप्लीट हो जाएगी, ये सारी आप प्लानिंग करते हो, ये सारी प्लानिंग होती है। उसके बाद क्या करते हो, प्लानिंग करने के बाद आप एक्चुअल में क्या शुरू करते हो, अपना काम शुरू कर देते हो। आप क्या शुरू कर देते हो, प्लानिंग करने के बाद एग्जीक्यूशन, असली में अपना काम शुरू कर देते हो। ऑडिटर क्या शुरू कर देता है, प्रोसीजर्स लगाना शुरू कर देता है, चेकिंग करना स्टार्ट कर देता है। और जब जैसे ही वो चेकिंग करना स्टार्ट करता है तो उसे क्या मिलते हैं, तो वो क्या लेता है, एविडेंस ऑब्टेन करता है। चेकिंग करके ऑडिटर क्या करता है, एविडेंस ऑब्टेन करता है। और जब ऑडिटर क्या करता है, एग्जीक्यूशन करता है, एविडेंस ऑब्टेन करता है, तो उसे क्या मिलते हैं, उसे कुछ गलतियां भी मिलती है। अब वो देखो, वो मैं आपको बताता हूँ। तो जब ऑडिटर क्या करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा, चेकिंग करेगा, तो चेकिंग करते वक्त क्या मिल सकती है, ऑडिटर को क्या मिल सकती हैं, गलतियां मिल सकती हैं, मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि ऑडिटर क्या कर रहा है बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तो ऑडिट कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो क्या कर रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, थर्ड पार्टी को एश्योरेंस देने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। लेकिन चेकिंग करते हुए ऑडिटर क्या मिल जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या मिल सकती है, ऑडिटर को गड़बड़ी मिल सकती है। अब ये गड़बड़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो कारणों से हो सकती है, दो कारणों से। देखो, या तो ये गड़बड़ी एरर की वजह से हो सकती है, एरर मतलब अनइंटेंशनली हो सकती है, या फिर ये गड़बड़ी कैसे हो सकती है, या फिर ये गड़बड़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हो सकती है, फ्रॉड हो सकती है। फ्रॉड मतलब जानबूझ के की गई हो सकती है, इंटेंशनली भी हो सकती है। तो देखो, जब ऑडिटर क्या करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा, काम करने स्टार्ट करेगा, एविडेंस ऑब्टेन करने स्टार्ट करेगा, तो काम करते हुए उसे क्या मिल सकती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या मिल सकती है, गलतियां मिल सकती है, मिस स्टेटमेंट मिल सकती हैं। और मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो कारणों से हो सकती है, दो कारणों से, या तो एरर की वजह से या फिर फ्रॉड की वजह से। एरर क्या होते हैं, जो जानबूझ के नहीं किए गए। जैसे एग्जाम्पल, इसके एक दो एग्जाम्पल लेता हूँ एरर के। मान लो एंटिटी क्या कर रही है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है। बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी किसकी, मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट क्या कर रहा था, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा था, P&L में कुछ एक्सपेंस डाला था, एक्सपेंस डाला था। मान लो एक्सपेंस दिखाना था कितने का, 10 लाख का, कितने का, 10 लाख का। गलती से क्या लिखा गया, 10 लाख की जगह 11 लाख लिखा गया। तो ये होता है एरर, और फ्रॉड क्या होते हैं, ये होते हैं जानबूझ के किए गए। कि मान लो एक एंटिटी है राम लिमिटेड, इसे क्या करना है, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा दिखाना है। इसे क्या चाहिए अपने इन्वेस्टर से, राम लिमिटेड को अपने इन्वेस्टर से खूब सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब बताओ, इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट कब करेंगे, जब राम लिमिटेड की क्या हो रही होगी, बहुत सारी सेल्स हो रही होगी, तगड़ी सेल्स हो रही होगी, तभी तो क्या करेंगे बताओ, इन्वेस्टर से इन्वेस्ट करेंगे। तो राम लिमिटेड क्या कर रही है, क्या करती है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करती है, फर्जी सेल दिखा देती है। क्या दिखा देती है, जानबूझकर फर्जी सेल्स। तो इसे क्या बोला जाता है, फ्रॉड। तो ये हो सकती है अपनी गलतियां फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, दो वजह से, एरर की वजह से और फ्रॉड की वजह से। और एक और एग्जांपल लूँ कि भाई मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा था, गलती से क्या हुआ, उसने रेवेन्यू नेचर के आइटम को कैपिटल नेचर का दिखा दिया, इस तरह से। तो ये सब क्या है, ये होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ियाँ।
लेकिन अब देखो एक स्पेशल बात, ऑडिटर को क्या करना होता है, ओनली मैटेरियल मिस स्टेटमेंट, इसको आगे से मैं क्या लिखूंगा, मैटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या लिखूंगा, कि ऑडिटर को क्या करना होता है, ओनली मैटेरियल मिस स्टेटमेंट्स पे ही फोकस करना होता है। अब आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब है, अब ध्यान से सुनना कि ऑडिटर को जब काम करते गलतियां मिलेंगी ना, तो उसे ओनली मैटेरियल मिस स्टेटमेंट से ही मतलब होता है। ऑडिटर सिर्फ मैटेरियल मिस स्टेटमेंट को ही कंसिडर करता है, मतलब उसे जो बड़ी गलतियां मिलेंगी, मैटेरियल मिस स्टेटमेंट मतलब जो बड़ी गलतियां मिलेंगी ना, उसी से मतलब होगा। और जो छोटी मोटी गलतियां होंगी ना, छोटी मोटी गलतियां, उनको तो ऑडिटर क्या करेगा, इग्नोर करेगा, लेकिन एक बात बता देता हूँ, मान लो कोई गलती क्या एकदम छोटी मोटी गलती है, एकदम क्या छोटी मोटी गलती है, एकदम छोटी सी स्मॉल सी क्या है, मिस स्टेटमेंट। लेकिन मान लो ऑडिटर को छोटी मोटी गलतियां बहुत सारी मिलती है, और वो एग्रीगेट करके, अगर छोटी मोटी गलतियां एग्रीगेट करके क्या हो जाती है, अगर मटेरियल बन जाती है, एग्रीगेट करके क्या बन जाती है, मटेरियल, तो ऑडिटर उन पर भी फोकस करता है कि अगर ऑडिटर को क्या मिलती है, छोटी मोटी गलती मिलती है, लेकिन वो छोटी मोटी गलतियां वो ऑडिटर को बहुत सारी मिलती है। मान लो ऑडिटर कोई आइटम चेक करा था P&L का, उसके मान लो 1000 बिल्स थे, टोटल 1000 बिल्स, और ऑडिटर को हर बिल में क्या मिली, मान लो 100 रुपीज़ की क्या मिली, गलती मिली, हर बिल में क्या मिली, 100 रुपीज़ की। अब आप बोलोगे सर 100 रुपीज़ तो क्या बहुत कम है, एक छोटा सा अमाउंट है, लेकिन बताओ ये 100 रुपीज़ की गलती कहाँ मिली ऑडिटर को, हर बिल में मिली, हर बिल में। तो बताओ ये एग्रीगेट होके कितनी बड़ी बन जाएगी, ये एग्रीगेट होके ये पूरी गलती कितनी बन जाएगी, 1 लाख की बन जाएगी, 1 लाख की। तो ये क्या हो गई बताओ, एग्रीगेट होके बड़ी बन गई। तो ऑडिटर क्या करेगा, इस गलती को भी क्या करेगा, ऑडिटर कंसिडर करेगा। तो ये होता है एग्जीक्यूशन। अब आओ नेक्स्ट, लास्ट। तो देखो ऑडिटर ने क्या कर ली, प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज कर ली, ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले जो काम करने थे, और वो काम करने के बाद ऑडिटर ने ऑडिट एक्सेप्ट कर ली, फिर प्लानिंग कर ली कि कहाँ पे कम मेहनत करनी है, कौन से एरिया में ज़्यादा मेहनत करनी है, फिर उसने काम स्टार्ट किया। काम स्टार्ट करने पे हो सकता है ऑडिटर को क्या मिले, गलतियाँ मिले। अब देखो लास्ट में क्या करना है, लास्ट में ऑडिटर को क्या करनी है, रिपोर्टिंग मतलब थर्ड पार्टी को अपना सजेशन देना है, रिपोर्ट बना के देनी है, अपना ओपिनियन देना है, रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग में ऑडिटर क्या करेगा, अपना ओपिनियन देता है। यहाँ पे ऑडिटर क्या देता है, अपना ओपिनियन, थर्ड पार्टी के लिए ओपिनियन। देखो अब ओपिनियन क्या क्या दे सकता है, अब ओपिनियन देखो आप, इस रिपोर्टिंग को या तो मैं नीचे कर देता हूँ आराम से, यहाँ पे रिपोर्टिंग, लास्ट में ऑडिटर क्या करेगा, रिपोर्टिंग में क्या देगा, ओपिनियन। अब ओपिनियन दो हो सकते हैं, या तो ऑडिटर क्या दे सकता है, अनमोडिफाइड ओपिनियन, मतलब डेट इज क्लीन रिपोर्ट का मतलब ऑडिटर ये बोलना चाह रहा है कि एंटिटी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, उनमें कोई भी झोल नहीं है, एकदम करेक्ट है, ये होता है अनमोडिफाइड ओपिनियन। और एक होता है क्या, मॉडिफाइड ओपिनियन। तो लास्ट में ऑडिटर क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट बनाएगा और रिपोर्ट में क्या देगा, ओपिनियन देगा। तो ऑडिटर अनमोडिफाइड ओपिनियन कब देगा, क्लीन ओपिनियन कब देगा, क्लीन रिपोर्ट कब देगा, जब ऑडिटर जब चेकिंग कर रहा था, एग्जीक्यूशन कर रहा था, और चेकिंग करता तो ऑडिटर को क्या नहीं मिले, ऑडिटर को कोई भी बड़ी गलती ना मिले, कब देगा, इफ नो मैटेरियल मिस स्टेटमेंट। अगर ऑडिटर को चेकिंग करते वक्त कोई भी बड़ी गलतियां नहीं मिलती, तो ऑडिटर क्या दे देगा, सीधे ही अनमोडिफाइड ओपिनियन दे देगा। मैंने क्या बताया था, ऑडिटर को उन्हीं बड़ी गलतियों से मतलब होता है। तो अगर ऑडिटर को चेकिंग करते वक्त कोई भी बड़ी गलतियां नहीं मिलती, तो ऑडिटर क्या दे देगा, अनमोडिफाइड ओपिनियन। लेकिन इसमें एक चीज़ हो रहा है कि अगर ऑडिटर क्या मिल जाती है, इफ मैटेरियल मिस स्टेटमेंट, लेकिन बट करेक्टेड बाई मैनेजमेंट या फिर TCWG। अगर मान लो ऑडिटर को चेकिंग करते हो क्या मिल गई थी, बड़ी गलतियां, लेकिन उन बड़ी गलतियों को अगर मैनेजमेंट के लोग या फिर TCWG के लोग सही कर देते ना, तो भी ऑडिटर क्या देगा, अनमोडिफाइड ओपिनियन ही देगा। तो देखो होता क्या है, जब ऑडिटर को गलतियां मिल जाती है ना, कौन सी, मैटेरियल मिस स्टेटमेंट, जब ऑडिटर को बड़ी गलतियां मिल जाती हैं, तो ऑडिटर क्या करता है, सीधे ही ऑडिटर कभी भी डायरेक्टली मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं देता, ऑडिटर क्या करता है, सबसे पहले बड़ी गलतियों को मैनेजमेंट के पास ले जाता है, मैनेजमेंट को जाके बताता है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मुझे ये सब बड़ी गलतियां मिली है, इनको सही कर दो। लेकिन मान लो मैनेजमेंट इनको अगर सही नहीं करता, तो ऑडिटर क्या करता है, इन बड़ी गलतियों को TCWG के पास, किसके पास, मैनेजमेंट के माई बाप के पास ले जाता है, उसको बोलता है कि आप क्या करो, इन बड़ी गलतियों को सही कर दो, तो अगर मान लो ये TCWG क्या कर देता है, इन बड़ी गलतियों को सही कर देता है, तो ऑडिटर क्या देगा, अनमोडिफाइड ओपिनियन नहीं देगा। तो ऑडिटर क्या देगा, अनमोडिफाइड ओपिनियन। अब देखो मॉडिफाइड ओपिनियन, अब बताओ ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन कब देगा, जब ऑडिटर क्या मिल जाती हैं, इफ मैटेरियल मिस स्टेटमेंट मिल जाती हैं और ये करेक्ट भी नहीं होती,
ये करेक्ट भी नहीं होती। कि ऑडिटर को काम करते वक्त क्या मिल जाती है, बड़ी गलतियां मिल जाती हैं, और ना ही तो मैनेजमेंट ना ही TCWG के लोग इन गलतियों को सही करते, कोई भी इनको सही भी नहीं करता। तो ऑडिटर क्या दे देता है, तो फिर ऑडिटर क्या देता है, मॉडिफाइड ओपिनियन देता है। उस केस में ऑडिटर क्या देता है, मॉडिफाइड ओपिनियन। अब एक केस में और देता है, देखो ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन, जब ऑडिटर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलते। ऑडिट एविडेंस, इसको मैं शॉर्ट में क्या लिखूंगा, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, SAE, ये नहीं मिलते अगर ऑडिटर को, तो भी ऑडिटर क्या देता है, मॉडिफाइड ओपिनियन। तो देखो ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन कब देता है, या तो ऑडिटर को क्या मिल जाती है, बड़ी गलतियां मिल जाती है, और उन बड़ी गलतियों को कोई भी सही नहीं करता, ना ही तो मैनेजमेंट के लोग, ना ही मैनेजमेंट का माई बाप, मतलब ना ही TCWG, कोई भी सही नहीं करता, तो ऑडिटर क्या देता है, मॉडिफाइड ओपिनियन। या फिर ऑडिटर को ऑडिट करने के दौरान सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिलते, ऑडिटर को एविडेंस ही नहीं मिलते। बताओ ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर जब एग्जीक्यूशन करता है तो क्या करता है, ये प्रोसीजर्स लगाता है, काम करता है, चेकिंग करता है, ताकि उसे एविडेंस मिल जाए। लेकिन अगर मान लो ऑडिटर को क्या नहीं मिलती, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिलते, तो भी ऑडिटर क्या देता है, मॉडिफाइड ओपिनियन। अब एक स्पेशल बात बताने जा रहा हूँ कि इफ ऑडिटर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलते, क्यों नहीं मिलते, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिलते, ड्यू टू लिमिटेशन ऑन स्कोप imposed by मैनेजमेंट। ये बहुत स्पेशल पॉइंट है, ध्यान से सुनना कि ऑडिटर को ऑडिट करने के दौरान सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलते। वो भी क्यों नहीं मिलते, मैनेजमेंट के कारण। मैनेजमेंट क्या करता है, जब ऑडिटर अपनी ऑडिट कर रहा था मान लो, और मैनेजमेंट क्या करता है, अपनी टांगे अड़ाता है, ऑडिटर के काम में टांगे अड़ाता है, ऑडिटर को कोई डॉक्यूमेंट नहीं देता, ऑडिटर डॉक्यूमेंट मांग रहा है लेकिन डॉक्यूमेंट ही नहीं देता, ऑडिटर को काम करने नहीं दे रहा, ऑडिटर को एविडेंस ऑब्टेन नहीं करने देता। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में ऑडिटर क्या करता है, देखो इस केस में ऑडिटर क्या करता है, अगर मान लो जिस मैटर के रिगार्डिंग मैनेजमेंट ने ऑडिटर के काम में टांगे अड़ाई है, मैनेजमेंट ने ऑडिटर को एविडेंस ऑब्टेन नहीं करने दिया है, अगर वो मैटर मान लो ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है, नॉर्मल सा मैटर है, तो ऑडिटर क्या देता है, तो मॉडिफाइड ओपिनियन देता है। तो इस केस में क्या होता है, ऑडिटर या तो मॉडिफाइड ओपिनियन देगा, मॉडिफाइड ओपिनियन, और क्या कर सकता है, विड्रॉ करके भी जा सकता है, विड्रॉ इफ पॉसिबल। कि अगर ऑडिटर को क्या नहीं मिलती, अगर ऑडिटर को अपने ऑडिट के दौरान एविडेंस नहीं मिलते, वो भी क्यों नहीं मिलते, क्योंकि मैनेजमेंट टांगे अड़ा रहा है, मैनेजमेंट ऑडिटर को एविडेंस नहीं लेने दे रहा, तो इस केस में ऑडिटर क्या दे सकता है, मॉडिफाइड ओपिनियन दे सकता है। कब, जब जिस मैटर के रिगार्डिंग मैनेजमेंट ने ऑडिटर को एविडेंस ऑब्टेन करने नहीं दिए, तो अगर वो मैटर क्या था, नॉर्मल मैटर था, तो ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन दे देता है। लेकिन मान लो जिस मैटर के रिगार्डिंग मैनेजमेंट ने ऑडिटर को एविडेंस ऑब्टेन नहीं करने दिए, वो मैटर बहुत बड़ा मैटर, इतना खतरनाक मैटर था कि उसका इंपैक्ट तो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आता। तो इस केस में ऑडिटर क्या कर सकता है, अपनी ऑडिट बीच में ही छोड़ के जा सकता है, मतलब बिना ओपिनियन दिए ही ऑडिटर क्या कर सकता है, अपनी ऑडिट छोड़ के जा सकता है, अगर पॉसिबल हो तो। अब इसका मतलब क्या है, तो ये तो जब हम आगे पढ़ेंगे अपनी ऑडिट सब्जेक्ट तब हम समझेंगे कि पॉसिबल मैंने क्यों लिखा है, लेकिन अभी इतना समझना बस आपका जरूरी है कि ऑडिटर बीच में भी छोड़ के जा सकता है। कि अगर मैनेजमेंट टांगे अड़ाता है, कब जा सकता है ऑडिटर, बताओ, छोड़ के बीच में, जब मैनेजमेंट ऑडिटर के कामों में टांगे अड़ाता है, उसे एविडेंस ऑब्टेन नहीं करने देता, ऑडिटर को लगता है ये मैटर तो बहुत ही खतरनाक था, तो ऑडिटर क्या कर सकता है, बीच में भी छोड़ के जा सकता है, बस उस केस में जा सकता है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो देखो मैंने आपको सारी बातें बता दी यहाँ पे, सारी की सारी बातें। तो अभी मैंने क्या बताया, कोई स्टेजेस ऑफ ऑडिट, सबसे पहला प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज, प्लानिंग, फिर एग्जीक्यूशन, लास्ट में रिपोर्टिंग, जिसमें हम ओपिनियन देंगे, या तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन या फिर मॉडिफाइड ओपिनियन। तो एक बार मैंने आपको आज जितना बताया ना, मैं सारा आपको एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। तो देखो, जैसे आप क्या बनते हो, CA बनते हो, तो आप क्या कर सकते हो, अपना CA फर्म खोल सकते हो, आप अपना ऑफिस खोल सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए क्या चाहिएगी, COP चाहिएगी, आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ेगा। और जैसे ही आप COP ले लेते हो, आप क्या बन जाते हो, CA इन प्रैक्टिस बन जाते हो। क्या बन जाते हो, CA इन प्रैक्टिस जैसे आप बन जाते हो, आप क्या क्या काम कर सकते हो, या तो आप एश्योरेंस सर्विस दे सकते हो, या फिर नॉन एश्योरेंस सर्विस आप दे सकते हो, आप दोनों काम कर सकते हो, एश्योरेंस सर्विस भी, नॉन एश्योरेंस सर्विस भी। एश्योरेंस सर्विस क्या होती है, एश्योरेंस सर्विस में CA क्या करता है, एंटिटी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे थर्ड पार्टी को एश्योरेंस देता है। किसको, थर्ड पार्टी को। और यहाँ पे क्योंकि CA क्या करता है, थर्ड पार्टी को एश्योरेंस देता है, इस कारण से यहाँ पे CA का
इंडिपेंडेंट होकर काम करना बहुत जरूरी होता है। फिर एश्योरेंस सर्विस में भी दो होती है कि एक सीए क्या कर सकता है, एंटिटी की हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे एश्योरेंस दे सकता है, या फिर सीए क्या कर सकता है, उस एंटिटी की अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे भी एश्योरेंस दे सकता है। अगर सीए क्या करता है, एंटिटी की हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे रीजनेबल एश्योरेंस देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑडिट बोलते हैं। लेकिन अगर सीए क्या करता है, एंटिटी की हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे थर्ड पार्टी को लिमिटेड एश्योरेंस ही देता है, बस लिमिटेड एश्योरेंस देता है, तो उसे हम बोलते हैं रिव्यू बोलते हैं। और फिर हमने देखा कि अगर एक सीए क्या करता है, किसी एंटिटी की अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे क्या करता है, थर्ड पार्टी को एश्योरेंस देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट बोलते हैं। इसका जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि एंटिटी क्या कर रही है, एंटिटी गई बैंक से लोन लेने, बैंक ने बोला क्या करो के दो, तुम्हारे फ्यूचर की सेल्स हमें बताओ, नेक्स्ट 3 ईयर की फ्यूचर की सेल्स बताओ, ये बैंक ने बोला। तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे वो बोलते हैं कि तुम इसको क्या करना, सीए से एग्जामिन करवाना। तो ये क्या होती है, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो देखो ऑडिट के लिए ऐसे क्या निकाले, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग निकाले, रिव्यू के लिए क्या निकाले, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, और अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए ऐसे क्या निकाले, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। और एक चीज क्या कर सकता है, नॉन एश्योरेंस सर्विस भी दे सकता है। नॉन एश्योरेंस सर्विस में कभी भी सीए इन प्रैक्टिस थर्ड पार्टी के लिए काम नहीं करता, कभी भी थर्ड पार्टी को एश्योरेंस नहीं देता। नॉन एश्योरेंस सर्विस में से क्या करता है, यहाँ पे क्या करता है, वो एंटिटी के लिए ही काम करता है, एंटिटी के बिहाफ पे काम करता है। और इसके लिए ऐसे क्या निकाले, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस। फिर हमने देखा कि एश्योरेंस सर्विस तो कौन कर सकता है, ओनली सीए इन प्रैक्टिस ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। लेकिन जो नॉन एश्योरेंस सर्विस है ये कोई भी बंदा कर सकता है, कोई भी बंदा कर सकता है। फिर देखो ऐसे क्या चाहता है, ऐसे चाहता है कि एक जो भी काम करे, ऑडिट करे, रिव्यू करे, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट करे या फिर नॉन एश्योरेंस सर्विस दे, सारे काम क्या हो, क्वालिटी वाले हो। इसलिए ऐसे क्या निकाले, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। फिर देखो हमने ऑडिट के बारे में देखा, ऑडिट क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि ऑडिट में क्या करता है, सीए एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करता है और वो एकदम इंडिपेंडेंट बंदा होना चाहिए। और क्या करता है, फिर वो थर्ड पार्टी को एश्योरेंस देता है कि जो एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर है या फिर नहीं है। और ऑडिट 2 टाइप्स की होती है, एक्सटर्नल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट। लेकिन मैंने क्या बताया, इंटरनल ऑडिट तो बस नाम की ही ऑडिट है, क्योंकि इंटरनल ऑडिट तो एश्योरेंस सर्विस है ही नहीं। फिर मैंने बताया एक्सटर्नल ऑडिट कि काफ़ी सारे एक्ट में एंटिटीज को ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट बता रखी है, तो वो सारे के सारे क्या हैं, एक्सटर्नल ऑडिट। और ये कौन करता है एक्सटर्नल ऑडिट, ओनली सीए इन प्रैक्टिस ही कर सकता है। और उसको क्या करना होता है, यहाँ पे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को अप्लाई करना होता है। फिर मैंने बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट की है। और मैनेजमेंट को हवा में नहीं बनाने होते फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैसे बनाने होते हैं, एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये क्या होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जैसे एएस, इंड एएस और कंपनी एक्ट में जो शेड्यूल 3 दे रखा है वो, तो ये सब क्या है, ये सभी क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फिर मैंने आपको कुछ टर्म्स ऐसी बताई जो कि हमारे ऑडिट सब्जेक्ट में बार बार यूज होंगी। तो जैसे टीसीडब्ल्यूजी कौन होता है, मैनेजमेंट कौन होता है और एम्प्लॉय कौन होता है। तो टीसीडब्ल्यूजी कौन होता है, ये क्या करता है, अपने बिजनेस के रिगार्डिंग सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन ये लेता है। मैनेजमेंट के लोगों को कोई डायरेक्शन देनी है तो कौन देगा, टीसीडब्ल्यूजी देगा। मैनेजमेंट वाले लोग सही से काम कर रहे कि नहीं कर रहे, कौन कर देखेगा, ये चीज़ भी कौन देखेगा, टीसीडब्ल्यूजी देखेगा। फिर मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट क्या करता है, ऑपरेशन कंडक्ट करता है, किनसे करवाता है, एम्प्लॉय से करवाता है। एम्प्लॉयज कौन होते हैं, जैसे वर्कर्स और सुपरवाइजर्स। फिर आई हमारी स्टेजेस ऑफ ऑडिट कि ऑडिट की स्टेजेस क्या हैं, किन स्टेजेस में ऑडिट होगी। कि आपके पास सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको करनी होगी प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़। कि आपके पास ऑडिट आई तो ऐसे नहीं कि तुरंत एक्सेप्ट करना है, आपको पहले कुछ प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़ करनी होंगी। जैसे ऑडिटर क्या कर लेता है, प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़ कर लेता है, उसके बाद वो ऑडिट एक्सेप्ट कर सकता है। उसके बाद उसे प्लानिंग करनी होती है, फिर वो एग्जीक्यूट करता है, काम स्टार्ट करता है। काम करेगा जब ऑडिटर अपना स्टार्ट, तो उसे कुछ गलतियाँ मिल सकती हैं। वो गलतियाँ उसे क्या करना है, ओनली बड़ी गलतियों पर, ऑडिटर को ओनली बड़ी गलतियों पर ध्यान देना है। ऑडिटर को छोटी गलतियों से कोई मतलब नहीं है, छोटी गलतियों को तो ऑडिटर क्या करेगा, इग्नोर करेगा। लेकिन अगर छोटी गलतियां भी एग्रीगेट होकर क्या बन जाती है, बड़ी गलती बन जाती है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट बन जाती है, तो ऑडिटर को क्या करना है, बड़ी गलतियों पे भी, उन छोटी गलतियों पे भी फोकस करना है जो कि एग्रीगेट होकर क्या बन गई, बड़ी गलती बन गई। फिर लास्ट में ऑडिटर क्या करेगा, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में ऑडिटर क्या देगा, अपना ओपिनियन। क्या देगा ओपिनियन, या तो अनमोडिफाइड ओपिनियन देगा या फिर मॉडिफाइड देगा। अनमोडिफाइड कब देगा, जब ऑडिटर क्या कर रहा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर रहा था और उसे कोई भी बड़ी गलती नहीं मिलती, तो ऑडिटर क्या दे देता है, अनमोडिफाइड ओपिनियन। या फिर ऑडिटर को काम करते वक्त बड़ी गलतियां मिल भी जाती है, लेकिन अगर वो बड़ी गलतियां मैनेजमेंट के लोग या फिर टीसीडब्ल्यूजी के लोग सही कर देते हैं, तो भी ऑडिटर क्या देता है, अनमोडिफाइड ओपिनियन देता है। फिर मॉडिफाइड ओपिनियन कब देगा, अगर ऑडिटर को बड़ी गलतियां मिलती है और अगर उनको कोई करेक्ट भी नहीं करता, उन बड़ी गलतियों को ना ही तो मैनेजमेंट के लोग ना ही टीसीडब्ल्यूजी के लोग करेक्ट कोई भी नहीं करता, तो ऑडिटर क्या देगा, मॉडिफाइड। या फिर ऑडिटर मॉडिफाइड कब देता है, जब ऑडिटर को सफिशिएंट एविडेंस ही नहीं मिलते, जब ऑडिटर को ऑडिट करने के दौरान सफिशिएंट एविडेंस ही नहीं मिलते, तो भी ऑडिटर क्या देता है, मॉडिफाइड। लेकिन एक स्पेशल केस देखा कि अगर ऑडिटर को सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिलते, क्यों नहीं मिलते, मैनेजमेंट की वजह से। मैनेजमेंट के लोग, टीसीडब्ल्यूजी के लोग क्या कर रहे हैं, ऑडिटर के क्या कर रहे हैं, ऑडिटर के काम में टांगे अड़ा रहे हैं,
ऑडिटर के काम में टांगे अड़ा रहे हैं, ऑडिटर को काम ही नहीं करने देते, ऑडिटर को काम ही नहीं करने देते, तो ऑडिटर क्या करता है, या तो उस केस में मॉडिफाइड ओपिनियन दे सकता है, या फिर अगर उसे लगता है कि जिस मैटर के रिगार्डिंग मुझे एविडेंस नहीं मिल रहे, क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि मैनेजमेंट वाले मुझे एविडेंस नहीं लेने दे रहे, अगर वो मैटर क्या है बहुत बड़ा है, क्या है वो बहुत बड़ा मैटर है, तो ऑडिटर क्या कर सकता है, इस केस में बीच में ही ऑडिट छोड़ के भी जा सकता है। तो यह मैंने आपको पूरा बेसिक बता दिया, ऑडिट का पूरा एकदम डिटेल में बेसिक समझा दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से। और हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हम देखो जब हम स्टैंडर्ड्स देखेंगे तो उनमें कुछ स्टैंडर्ड्स कैसे आएंगे, उनमें कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज के रिगार्डिंग, कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे प्लानिंग के रिगार्डिंग, कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे एग्जीक्यूशन के रिगार्डिंग, और कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग। इस तरह से होंगे, और ये सारे स्टैंडर्ड्स हम एकदम सीक्वेंस में देखेंगे। ऐसा नहीं करूँगा मैं कि आपको सबसे पहले रिपोर्टिंग वाले स्टैंडर्ड करा दिया, ऐसा नहीं होगा। कभी भी अपने बैच में ऐसा नहीं होगा कि सबसे पहले मैं आपको रिपोर्टिंग वाले स्टैंडर्ड करा रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा, पूरा सीक्वेंस में चलेगा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज के रिगार्डिंग जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं सारे वो देखेंगे, तो इस तरह से होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा।